हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू सीएमए फास्ट ट्रैक बैच फॉर ऑडिट। हम कर रहे हैं यूनिट 7 का आज है थर्ड लेक्चर, जहां यूनिट 7.4 प्रिसाइजली हम पढ़ने वाले हैं। दैट इज ऑडिट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट with emphasis on audit inventory and PPE. ओके तो क्या करते हैं, इस चैप्टर को जीरो से पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में कुछ बातें ना समझने की हैं। अगर वो बात हमें समझ में आ जाएंगी तो आने वाला जो भी टॉपिक पर्टिकुलरली नो बैलेंस शीट से आएगा, पीएनएल से आएगा, वहाँ पर इंडिविजुअल आइटम्स को आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे अगर कंसेप्ट समझ में आ गया। आई होप आप ये चैप्टर ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, बट अगर कभी पहले ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो आई विल मेक श्योर बाय द एंड ऑफ द सेशन दैट यू नो इट। जस्ट इन केस यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपने ये कंटेंट समझा हुआ है, नोट्स को पढ़ा हुआ है और क्वेश्चंस देखे हुए हैं स्कैनर के, तो आप आराम से बढ़िया से इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। क्या कंसेप्ट है इंडिया में बेटा, जो इंडिया में जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हो आप। वो एएस का इस्तेमाल करते हो। आपने एएस पढ़े हैं अकाउंट्स में, यस, जो कि हमको एएस किसने दिए हैं, आईसीआई ने दिए हैं। ओके हम इंडियन गैप का इस्तेमाल करते हैं। जब मैं सीएमए इंटर में थी तो हमसे जीएएपी की फुल फॉर्म पूछी थी इन एबीसी फॉर्मेट, एबीसीडी फॉर्मेट, और फिर अगर हमारे को 100% ऐसे एब्रीविएशंस याद नहीं होते हैं तो सब ऐसा लगता है नीला, आसमानी रंग, लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू, सभी सही लगने लगते हैं। ओके सो मेक श्योर फ्यू थिंग्स यू नो बाय हार्ट। रट्टा कोई कोई चीज़ें हमें लगानी पड़ती हैं। 30-40% ऑफ एग्जामिनेशन when we are talking about subjects like audit, when we are talking about subjects like law, वहाँ पे आपका रिटेंशन भी चेक होता है ना। समझना भी ज़रूरी है, बट कुछ बातें रिटेन करेंगे नहीं तो उसको हम प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे अपने पेपर में, एंड वी माइट एंड अप लूजिंग मार्क्स देयर। ओके कमिंग बैक टू जीएएपी, इट इज generally accepted accounting principles. It is generally accepted accounting principles. और कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स में हमारे को बैलेंस शीट एक्सेट्रा बनानी है, वो सब बातें भी हमको इन तीनों टूल्स को हम इस्तेमाल करते हुए इंडिया में हम अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और ऑडिट हम इन्हीं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही तो कर रहे हैं जो हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट देखा था। यस रिकॉर्ड, अब जब हम ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो हम ये चेक करते हैं रिकॉर्ड्स एक्यूरेट है, जो भी डिस्क्लोजर्स होने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है तो वहाँ पे एएस पर्टिकुलर 18 आना चाहिए। ठीक है, ऑल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो फॉलोड। मतलब अगर कोई भी लेट्स से आपने डाला हुआ है कि आप डेप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड इस्तेमाल करते हैं या डब्ल्यूडीबी मेथड इस्तेमाल करते हैं या इन्वेंट्री को लीफो से करते हो या फीफो से करते हो ना, आई होप ये सब बातें जो मैं बोल रही हूँ ये अब्बा डब्बा चब्बा नहीं लग रही होगी आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, आप ऑलरेडी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी आप डीटी ग्रुप 1 में पढ़े हुए हैं, है ना। तो मेरे को आई होप ये सारी बातों की डिटेलिंग में मुझे नहीं जाना पड़ेगा, जो जस्ट फ्यू सेकेंड्स पहले मैंने आपसे बातचीत करी है। ठीक है, ऑडिट में ये तो चेक कर रहे हैं हम, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन रही हैं वो किन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए बन रही है। लीगल पैरामीटर से बोलूँ तो वो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। अब वाउचिंग क्या होता है बेटा, व्हाट इज वाउचिंग। वाउचिंग और वेरिफिकेशन समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं आप अपने क्लास के, अपने कॉलेज के क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, और आपके कॉलेज ने आपको 10,000 रुपये दिए कि एक इवेंट आपने ऑर्गेनाइज करना है। अब जब ये इवेंट हो गया तो कॉलेज ने बोला कि 10,000 रुपये जो आपने खर्च करे हैं ना, उसकी मुझे प्रूफ दे दीजिए कि आपने किस किस में कितने कितने पैसे दिए, कि आपने डेकोरेशन का मटेरियल लाए होंगे 1,000 रुपये का, 500 रुपये का, कोई भैया लेबर को दिया हुआ काम करने के लिए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब जब आपने ये अपने बिल्स दिखा दिए, अपनी रिसीट्स दिखा दी, फूड की, डेकोरेशन की, प्राइसेस की, यही तो वाउचिंग है।
ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो आप एक्सपेंसेस करते हैं उनकी वाउचिंग करनी पड़ती है, और इस वाउचिंग से बेसिकली आप क्या कर रहे हो, हर एक ट्रांजैक्शन को एक वैलिड डॉक्यूमेंट से सपोर्ट कर पा रहे हो। मतलब फिर आप हवा में बातें नहीं कर रहे हो कि हमने तो यहाँ खर्चा कर दिया था या हो गया होगा। हाँ, तो आप यहाँ पर पंगा नहीं ले सकते, बिकॉज पेपर्स नंबर्स डोंट लाई। ठीक है। अब मान लेते हैं अगर आपने बताया कि भैया मैंने तो मिस्टर एक्स से चाय का ठेका लिया था, चाय का कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर एक्स ने किया था। अब हो सकता है आपने दिखाया हो 3,000 रुपये वहाँ खर्च हो गए इस 10,000 में से, तो इज अ पॉसिबिलिटी कि कॉलेज खुद जाकर वहाँ पर वेरीफाई कर ले। द कॉलेज ऑल्सो विजिट द इवेंट वेन्यू में भी, और जहाँ से सप्लाई करवाया है आपने वहाँ भी जा सकते हैं देखने के लिए कि आपने डाला है कि 1,000 रुपये का डेकोरेशन इस्तेमाल हुआ है, बट क्या 1,000 का रियली में हुआ है या आप अपने पैकेट में बैग में डाल के चले गए और बाहर जाके बेच दिया। हाँ, आइटम्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। जैसे आई रिमेंबर व्हेन आई केम टू दिल्ली बैक इन 2009 टू डू माय ग्रेजुएशन एंड CMA साइमल्टेनियसली, तब कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे थे। उस दौरान जब CWG स्कैम का घोटाले का जब पर्दाफाश हुआ, तो वहाँ वैसा पता चला कि कोई अगर मशीनरी लेट से 1 CR की है, मशीनरी की पूरी कॉस्ट 1 CR की है, उसका रेंटल पर डे या पर वीक के हिसाब से करोड़ों का जाता था। तो खरीद लेते हैं ना भाई, क्यों नहीं खरीदा। ये कैसे पता चला? वाउचिंग से, वेरिफिकेशन से। ओके। और इसी को ही जब तो फिजिकली जाके लेट्स से कॉलेज जाके वेरीफाई कर रहा है उसी को ही तो वेरिफिकेशन बोल रहे हैं। फिजिकली चेक करना असेट्स को, आइटम्स को, कि जो आपने क्लेम कर रहे हैं वो रियली में है भी या नहीं। जैसे जब इन्वेंट्री, जैसे चैप्टर कैर में इन्वेंट्री और पीपी पे स्पेशल एम्फेसिस, पीपी पे स्पेशल एम्फेसिस दिया है। तो इन्वेंट्री, जब आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग CMA, आई वाज इन फाइनल CMA कॉस्ट ऑडिट पढ़ते हैं वहाँ पर हम, तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने मेरे को एक एग्जाम्पल दिया था जब हमारे को वो पढ़ा रहे थे ऑडिट। उन्होंने बताया था कि ही वेंट टू एन ऑडिट, किसी ऑयल कंपनी का ऑडिट था वो। उन्होंने हमको नहीं बताया था, मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैंने कुछ गेस किया, शायद आप भी कुछ गेस कर रहे होंगे। वहाँ पे इन्वेंट्री बोल रहे थे, बड़े बड़े टैंकर्स, बड़े बड़े ऐसे टैंक्स होते हैं ऊंचे ऊंचे जाकर, उनके अंदर भरा है। अब अंधेरा है, जैसे लेट्स से उस गोडाउन में अंदर पेट्रोल है तो भी काला है, समझ भी नहीं आएगा है या नहीं। तो उन्होंने फिजिकली ऐसे जब ऑडिट इन्वेंट्री ऑडिट कर रहे थे तो डंडा मार मार के अंदर देखा कि है या नहीं, क्योंकि जब ब्रेंड स्टिक को बाहर निकालोगे तो उसमें लिक्विड दिखेगा ना, स्मेल आएगी, कितना नीचे तक गया हुआ है। या बता रखा है आपने 500 लीटर है बट एक्चुअली में है 100 लीटर ही समथिंग। ऐसी इन्वेंट्री चेक वेरिफिकेशन भी होती है, और उन्होंने उनके साथ ये लाइव एग्जाम्पल हुआ था, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कल आप ही किसी और के साथ शेयर करें। चलिए आगे बात करते हैं। सिमिलरली व्हेन अ कंपनी प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स नीड टू चेक 2 थिंग्स। 2 चीज़ों का ध्यान देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब कंपनी बना रही होती है। क्या है वो 2 चीज़ें? कि हर एक ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, बैक्ड विद वैलिड डॉक्यूमेंट है, और यही तो वाउचिंग है ना बेटा। दिस इटसेल्फ इज वाउचिंग। ठीक है। डू द असेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्चुअली एग्जिस्ट, एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम जाके वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे CR कॉलेज के जो जिन्होंने आपको अथॉरिटीज ने पैसे दिए थे वो आके वेरीफाई कर रहे हैं तुमने इवेंट में क्या लगाया है, डेकोरेशन बोल रहे हो आपने 1,000 रुपये की लगाइए या नहीं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में भी फिजिकली असेट्स वेरीफाई होते हैं जो कंपनी को बिलोंग करते हैं। दिस इज वेरिफिकेशन। ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। अब थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं और बातचीत करते हैं वाउचिंग की, जहां पर हम चेक कर रहे हैं कि आप जो एक्सपेंस बोल रहे हो, आप जो खर्चा बोल रहे हो, जो आइटम दिख रहा है हमको, उसके डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, सपोर्ट कर दो डॉक्यूमेंट्स के साथ। यस, तो वाउचिंग क्या है मेरे बेटे? इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने इंड AS का इस्तेमाल करते हुए करी है, गैप का इस्तेमाल करते हुए करी है, या कंपनीज एक्ट 2000 का 3rd पार्ट स्केड्यूल के थ्रू हमने जो बात करी है वो सब फॉलो हो रहा है ना। उसके अकॉर्डिंगली हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं स्केड्यूल 3 के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, और फिर उनको चेक कर रहे हैं उन सारी ट्रांजैक्शन को। वहाँ जगह अमाउंट तो चढ़ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अब उनकी
चेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट सपोर्ट के साथ कि रियली में ये ट्रांजैक्शन इतनी ही हुई है जितनी चढ़ी हुई है हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एंड सिंपल कहानी ये है, इफ इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स देयर हैज टू बी अ प्रूफ। ऐसे नहीं बोल सकते हाँ लिया तो था, पेपर हमारा कहाँ गया, भाई साहब संभाल के रखना है, ऑडिट होगा, वाउचिंग हम चेक करेंगे। ठीक है, तो की एस्पेक्ट्स क्या है मेरे बेटे वाउचिंग के? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस बोले तो कोई भी ट्रांजैक्शन मिसिंग नहीं होगी जब हमारे पास सारे सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होंगे, वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजैक्शंस के जेन्युइन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, फेक नहीं बना सकते, और वो भी जाके चेक किए जा सकते हैं क्योंकि वेरिफिकेशन तो स्टिल है, ऑप्शन है वाउचिंग के बाद, है ना। जो भी आपके बिल्स हैं, इनवॉइसेस हैं, कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन, कोई फेक ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही है, बेसिकली वाउचिंग से प्रिवेंट हो पाता है। फेक ट्रांजैक्शंस एंड मैनिपुलेशंस आर prevented. ओके, राइट पीरियड ट्रांजैक्शन जो है उस करेक्ट फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग कर रहा हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अप्रैल से मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, लेट्स से दिस इज 2021, दिस इज 2022। अब कोई ट्रांजैक्शन लेट्स से 2 अप्रैल को हुआ है और आपने यहाँ चढ़ाया हुआ है, तो इट इज रॉन्ग, राइट। तो हमारे को क्या करना है, जब वाउचिंग हो रही है तो ये भी देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा बेटा कि करेक्ट फाइनेंशियल ईयर में चढ़ा हुआ है या नहीं, क्योंकि हो सकता है आप अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा दिखाने के लिए, ताकि आप इन्वेस्टर से ज़्यादा पैसे ले पाओ, हाँ, अपने एसेट्स को ज़्यादा दिखा रहे हो इसलिए, या अपना मुनाफा कम करके दिखा रहे हो ताकि टैक्स कम देना पड़े। यस, फॉर दोज रीजंस ऑल्सो आप हो सकता है कुछ मार्च की ट्रांजैक्शन अप्रैल में चढ़ा रहे हो, या अप्रैल की ट्रांजैक्शन मार्च में चढ़ा रहे हो, एक क्वार्टर की ट्रांजैक्शन दूसरे क्वार्टर में चढ़ा रहे हो। सो बेसिकली ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो चेक्ड थ्रू वाउचिंग। ओके, करेक्ट अमाउंट, कोई ओवर स्टेटमेंट और ना हो, कोई अंडर स्टेटमेंट ना हो, वैल्यूज की रिलेवेंट टू द बिजनेस होनी चाहिए। अब आप अपने पर्सनल यूज के लिए कोई यॉट लेकर आ गए, कोई बोट लेकर आ गए, उसको चढ़ा पाओगे क्या एज एन एक्सपेंस, एज एन एसेट और एज एन आइटम इन योर financial statements? Of course not. No unrelated personal items to be recorded, expenses to be recorded. करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री होगी, ट्रांजैक्शन जो है वो राइट प्लेस पर ही जा रही हो। ऐसा ना हो कि कोई ट्रांजैक्शन चढ़ना कैश में है, आपने उसको क्रेडिट पर चढ़ा दिया है, कोई चीज डेबिट में होनी थी आपने उसको क्रेडिट में कर दिए है। ढंग से क्लासिफिकेशन होनी पड़ेगी और ये सब वाउचिंग चेक कर रहा है। Okay, so what are we saying? Vouching is examining transactions recorded in the books using supporting documents, and I hope CR वाले एग्जाम्पल ने आपका भेजे में चमका दिया है। अगर चमक गया है ना कि क्या है वाउचिंग और वेरिफिकेशन, तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक चमका जरूर मांगता है, लिख देना चमका मैम, चमका। ओके, एग्जाम्पल जैसे आप चेक कर रहे हो हर एक परचेज एंट्री को उसके सपोर्टिंग बिल के साथ वेरीफाई कर रहे हो, बेसिकली आप वाउच कर रहे हो। वेरिफिकेशन में तो फिजिकली आप जाकर चेक कर रहे हो, बट यहाँ पर जो वाउचिंग हो रही है वहाँ पे आप वेरीफाई कर रहे हो सपोर्टिंग बिल के साथ। ठीक है, तो जो हमने की एस्पेक्ट्स अभी पढ़े ना, उसको याद कैसे करेंगे मैम, समझ तो आ गया। याद कैसे करेंगे, प्रूव इट, वाउचिंग से प्रूव इट याद करना आसान है, तो मैंने इस प्रूव इट को आपके लिए एक्सपैंड कर दिया है। प्रॉपर ऑथराइजेशन मतलब राइट पर्सन से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर कोई ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, आपने लिखा है कि 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, तो क्या वो ऑथोराइज चैनल के थ्रू ही गई है? मतलब लेट्स से मिस्टर एक्स हैं जो 70,000 तक की ट्रांजैक्शन अप्रूव करते हैं, 70,000 से 2 लाख तक की ट्रांजैक्शन मिस्टर बी या मिस्टर वाई अप्रूव करते हैं, तो उस बंदे से ही जाना चाहिए, अप्रूविंग उसी बंदे से होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये एंगल काउंट हो जाता है थ्रू वाउचिंग। ओके, रेलेवेंस अब बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए, पर्सनल यूज ना हो जाए। ओके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो वैलिड बिल्स हैं, इनवॉइसेस हैं, रिसीट्स हैं, वो उससे आप वाउचिंग कर रहे होंगे, तो एक्सपेंसेस यहाँ पर या आइटम जो चढ़ाए हुए होंगे वो गलत नहीं होंगे, अमाउंट सही होगा, ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड नहीं होगा। तो यही हमारे पास वैल्यूएशन एक्यूरेसी में है।
यस, एग्जिस्टेंस होना चाहिए उनका रिकॉर्ड्स में, एंट्री एक्चुअली मेड इन द बुक्स, पता चल रहा है वाउचर तो रखा हुआ है आपके पास, बिल तो है, बट उसकी आइटम ही नहीं चढ़ा रखी है आपने अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्लस राइट पीरियड में होना चाहिए, बिलोंग टू द करेक्ट अकाउंटिंग ईयर, प्लस कोई टैम्परिंग या फ्रॉड चेक, फ्रॉड ना हो रहा हो, दैट ऑल्सो इज टेकन केयर ऑफ, कोई साइन ऑफ मैनिपुलेशन ना हो। तो ये कंप्लीटनेस, वैलिड डॉक्यूमेंट्स, नो फ्रॉड, राइट पीरियड, प्रॉपर अप्रूवल, करेक्ट अमाउंट रेलेवेंट टू बिजनेस, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, ऑल ऑफ इट इज टेकन केयर थ्रू दिस प्रूव इट। तो आप उन वर्ड्स की जगह प्रूव इट भी लिख कर आएंगे, मतलब इसको आप एक्सपेंड करके आंसर लिख देंगे, आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, प्रूव इट से हम वाउचिंग कर रहे हैं, ये इसके की एस्पेक्ट्स हैं। व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स, प्रूव इट को हमने एक्सपैंड किया, प्रॉपर ऑथराइजेशन, रेलेवेंस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, PRO। ठीक है, वी वी इज वैल्यूएशन एक्यूरेसी, इज क्या एग्जिस्टेंस में है, रिकॉर्ड्स में ढंग से हुआ है, और अगर रिकॉर्ड्स में है तो अगेन फिनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए, और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, राइट पीरियड में होना चाहिए, प्रूव इट। टी टी इज टैम्परिंग या फ्रॉड चेक भी करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये याद हो जा रहे हैं तो वहां पर आप एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं भी लिखेंगे, आप इसको ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, यू आर सॉर्टेड। अगर एग्जैक्ट वर्ड्स याद कर पाओ इस प्रूव इट से तो नथिंग लाइक इट। ठीक है, तो कैसे आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, ऑडिटर ऑलवेज सेज यू रिकॉर्डेड दिस, प्रूव इट। ओके, तो वाउचिंग से प्रूव इट हो जाएगा। वेरिफिकेशन जैसे मैंने भी आपको समझाया, फिजिकली जाके चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंफर्म कर रहा है ऑडिटर कि जो असेट्स है, लायबिलिटीज हैं, जैसे कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई हुई हैं, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, और एग्जिस्टेंस के साथ साथ वैल्यू भी वैसी ही होनी चाहिए, आप ही ऑन करने चाहिए, और अगर आपने लिखा हुआ है लीज पे तो अकॉर्डिंगली होना चाहिए, प्लस प्रॉपरली क्लासिफाई भी होनी चाहिए। जैसे फिजिकली चेक करा जा रहा है कंपनी का स्टॉक ऑफ गुड्स इन द वेयर हाउस, लाइक आई गेव यू द एग्जांपल दैट माय सर गेव इट टू मी। यस, यहाँ पे जो मिमोनिक आप यूज कर सकते हो टू रिमेंबर द की एस्पेक्ट्स इज इवॉल्व। Okay, you check the existence, you check the valuation, you see the ownership, देखो कोई लियन या चार्ज क्रिएट तो नहीं हो रखा है, वेरिफिकेशन करो रिकॉर्ड्स का, और एक्सपोजर एंड डिस्क्लोजर। एग्जिस्टेंस बोले तो कि क्या वो असेट और लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट पर उस डेट में, अब या फिजिकली जाके वेरीफाई कर रहे हो। वैल्यूएशन, इज इट रिकॉर्डेड एट द करेक्ट वैल्यू, मतलब मार्केट प्राइस या कॉस्ट है, कौन से मेथड से आपने जो वैल्यू चढ़ाई हुई है अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो जाकर हम वेरीफाई कर रहे हैं, फिजिकली ऑडिटर जाके चेक कर रहा है। ओनरशिप, क्या कंपनी के लीगली ओनर है उस एसेट का, ओके, डज द कंपनी लीगली ओन द एसेट। लियन और चार्ज, कोई लोन या क्लेम्स तो नहीं हो रखे। लियन का मतलब यही होता है कि इस असेट पे कोई लियन अगर क्रिएटेड है तो अकॉर्डिंगली वो क्लासिफाइड होना चाहिए। यस, अकॉर्डिंगली आपकी लायबिलिटी बढ़ी हुई होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली आपकी उसकी EMI भी जा रही होगी, तो बेसिकली यू चेक। यस, वेरिफिकेशन करोगे रिकॉर्ड्स का कि प्रॉपरली बुक्स में जो असेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, एवरीथिंग इट शुड बी देयर, करेक्ट। एक्सपोजर एंड डिस्क्लोजर, एडिक्वेट डिटेल्स और डिस्क्लोजर की फिनेंशियल स्टेटमेंट में। yes, this is how you will be able to remember the key aspects of verification just in case it comes. verification आपको हेल्प करती है या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवॉल्व करने में हेल्प करती है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो लोगों की रिस्पेक्ट अकॉर्डिंगली ले पाए, लोग उसको अकॉर्डिंगली ट्रस्ट वर्दी ले पाए। जब वेरीफाइड होंगे तो ऑफकोर्स ट्रस्ट तो क्रिएट हो ही जाएगा ना। यस, तो अगर मैं सिंपली रिकैप कराऊँ आपको वाउचिंग और वेरिफिकेशन का, जब लेट्स से आप चेक कर रहे हो रेंट एक्सपेंस की एंट्री, ठीक है, तो आप देखोगे उसका रेंट अग्रीमेंट है, वाउचिंग कर रहे हो आप, उसकी पेमेंट रिसीट है, वाउचिंग कर रहे हो आप, और यही वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आप कोई मशीनरी चेक कर रहे हो, तो आपने फैक्ट्री गई, उस मशीन को देखा, उनके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स चेक करे, चार्ज लियन भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर आप, अगर कोई नो पर्टिकुलर डिस्क्लोजर हो रहा है तो वो भी देखेंगे, आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं रिकॉर्ड्स की। तो बेसिकली इवॉल्व और प्रूव इट से दोनों वाउचिंग और वेरिफिकेशन तो हमने दिल में ऑब्जॉर्व, दिमाग में डालने की कोशिश तो करी ही है, उसी के साथ साथ एग्जाम्पल से हमें
में वेरिफिकेशन और वाउचिंग रिकैप भी हो गया है। क्या दोनों इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों साथ साथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाउचिंग में आप ट्रांजैक्शंस चेक कर रहे हो, वेरिफिकेशन में आप बैलेंसेस चेक कर रहे हो, बेसिकली फिजिकली वेरीफाई कर रहे हो जाकर, ताकि फिनेंशियल आप इस बात पे टिप्पणी कर सको एज एन ऑडिटर कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंप्लीट हैं, एक्यूरेट है, रिलायबल हैं और किसी भी तरीके का फ्रॉड भी उसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब आप आंसर्स लिखते हैं, like if the question comes to you, what is verification, what is vouching, you must be in a position कि आप इस तरीके से आंसर लिख पाए। ठीक है, तो what I'll do is I'll quickly show you some questions also जो इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। Give me a moment. So here we have it. मैं आपको स्कैनर पे ले गई हूँ, हम 7th यूनिट पे चलते हैं डायरेक्टली। है, तो आपसे देखो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंडिविजुअल आइटम्स के आपसे ऑडिट पूछे हुए हैं, है ना, 4 नंबर के क्वेश्चन है। 2017 अब तो खैर हमारे पास जो वेटेज ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हैवियर है, बट 10 पार्ट्स में तो क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं, है ना। जैसे बोनस शेयर का, इन्वेंट्री का ऑडिट पूछा हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सबसे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के एंड में आज मैं यही पढ़ाने वाली हूँ। द लास्ट टॉपिक इज दिस ओनली बिकॉज ये स्पेशल आइटम है हमारी ऑडिट की बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का ऑडिट जो हम कर रहे होते हैं। तो ये ऑडिट के प्रोसीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ एंड तक बने जरूर रहिएगा ताकि आपको सारी बातचीत समझ में आए। से इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे n नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस पूछा हुआ है। डिवेंचर्स इन जनरल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपसे फिजिकल वेरिफिकेशन बातचीत हो रखी है, फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब ही वेरीफाइंग है, जो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन समझाना पड़ेगा, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी, ऑडिटर का क्या यहाँ पर रोल है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर आपने कंसेप्ट समझा हुआ होगा, इन क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़े हुए होंगे, मेरे साथ जो राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस हैं वो अटेंड कर रखे होंगे, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप सही से आंसर ना लिख कर आए। You will be in a position to write, just that you have to listen, attend the sessions carefully, go through the notes, pause the session, and definitely आप स्कैनर तो पढ़ेंगे ही, और जो बच्चे मेरे साथ क्लास में एनरोल्ड है उनके पास एक क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी है। ठीक है, चलो, आई होप यू गॉट अ नैक ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द रोल ऑफ मैनेजमेंट assertion in designing the audit procedure in audit of financial statement. Before I explain you all of this, let me just simply talk about what is assertion. Assertion है ही क्या मेरे बेटे? अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो assertions वो स्टेटमेंट्स हैं, है ना, जो मैनेजमेंट ने रेवेन्यू के बारे में बोला है, किसी एक्सपेंस के बारे में बोला है, कोई असेट के बारे में बोला है, किसी लायबिलिटी के बारे में बोला है अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ऑडिटर्स एक ऐसा तरीका, एक ऐसा प्रोसीजर डिजाइन करते हैं जिससे चेक किया जाए कि जो आप क्लेम्स कर रहे हो ना, असर्शंस क्या है, क्लेम्स हैं, जो आप बोल रहे हो कि हमारा इतना खर्चा हो गया, हमारे तो इतने असेट्स हैं, हमारी तो इतनी सी ही लायबिलिटी है, वो सही है या नहीं है? जो आप असर्शन कर रहे हो, जो आप क्लेम कर रहे हो, वो कितने सही हैं और कितने नहीं, यही ऑडिटर असर्ट कर रहा है। Yes, auditors design specific procedures to check if these claims are true or are misleading. और assertion क्यों इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से तो पता चलेगा कोई धोखा तो नहीं हो रहा है, कोई गद्दारी तो नहीं हो रही है, कुछ मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है। अगर है देन यस, ऑडिटर इज गोइंग टू रेज द रेड फ्लैग, इंश्योर करेंगे कि वैल्यूएशन करेक्ट है, कंप्लीट है, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स हो रखे, और यही हमने की एस्पेक्ट्स में देखे हैं वेरिफिकेशन और वाउचिंग के भी। ये हेल्प करता है ऑडिटर को रिस्क एरियाज समझ करने में, उन पे फोकस करने में, अगर अकॉर्डिंगली अपनी जो इंटेंसिटी है उस
आइटम पे काम करने की, बढ़ाने या घटाने, है ना? So this is assertion. Yeah, so let's talk about the role of management assertion in designing the audit procedure in the audit of financial statement. Management assertions वो claims हैं जो management ने करे हैं रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स, इंश्योरिंग कि एक्यूरेसी है रिकॉर्ड्स में, वैल्यूएशन है ढंग से कंप्लीट है, डिस्क्लोजर प्रॉपरली हो रहे हैं और यहाँ से बन रखे होंगे ऑडिटर्स ने इसी जो असर्शंस क्लेम्स कर रखे हैं मैनेजमेंट में, उसको मद्देनजर रखते हुए ऑडिटर्स ने एक ऐसा डिज़ाइन प्रोसीजर किया होगा जिससे वेरीफाई किया जा सके कि जो आपने स्टेटमेंट्स में क्लेम्स करे हैं, असर्शंस दी हैं, वो कितनी सही है, क्या वो ट्रू है, क्या वो फेयर है financial statements में या नहीं. So audit procedure is designed to verify the truthfulness and fairness of these assertions in financial statements. ठीक है, आइए देखेंगे कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे ऑडिट ऑफ इनकम स्टेटमेंट आइटम्स. क्या मतलब है इसका? जब हम ऑडिट कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट आइटम्स का, बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि कैसे कंपनी ने पैसे कमाए और कैसे उन्होंने खर्चा किया. इनकम एंड एक्सपेंसेस बनाते हो, पीएनएल जो बना रहे हो आप, वो यही बना रहे हो ना, कहाँ से पैसे आए, कहाँ को पैसे गए, कहाँ से पैसे आए, कहाँ को पैसे गए. यस, सो इट्स लाइक रीप्लेइंग द एंटायर ईयर. डिड दे रियली अर्न दिस रेवेन्यू? जितना रेवेन्यू इन्होंने अपने स्टेटमेंट में डाल रखा है उतना पैसे कमाए भी हैं, और ऐसे ही जितने उन्होंने अर्न करे हैं वैसे ही जो एक्सपेंसेस उन्होंने दिखाए हुए वो रियली में हुए हैं या नहीं हुए. जो रिकॉर्ड हुआ है वो ढंग से उसी पीरियड में हुआ है या किसी और पीरियड का उस पीरियड में जस्ट टू इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर दिया है, जस्ट टू मैनिपुलेट, विंडो ड्रेस कर दिया है. क्या इन्होंने सब कुछ कैप्चर किया है? कुछ मिस तो नहीं किया? कोई सेल या कोई खर्चा छुपाया हुआ अपना पर्सनल एक्सपेंस डाल रखा हो? यस, क्या उन्होंने अमाउंट्स को करेक्टली मेजर किया है? यस, डिड दे प्रेजेंट इट प्रॉपरली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब प्रॉपरली उसी जगह क्लासीफाई हुआ है जहां होना चाहिए था. ये लेने हैं पैसे और देने में लिख रखे हैं, होने चाहिए डेटर्स में, आपने क्रेडिटर्स में चढ़ा रखे हैं, ऐसा ना हुआ हो. इन शॉर्ट हम टेस्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस स्टोरी. क्या किया, कितने पानी में हो आप, जैसे हमारे को रिजल्ट में पता चलता है. यस, द कंपनी इज टेलिंग थ्रू इट्स इनकम स्टेटमेंट. Okay, so this is what is happening in the income statement audit. I hope you got a knack of it कि जो आपने खर्चे दिखा रखे हैं, जो आपने इनकम दिखा रखी है, वो कितनी सही है या नहीं है, उसके सारे एस्पेक्ट्स को एक पूरे साल का रीप्ले हम देख रहे हैं एज एन ऑडिटर. Okay, so now let's talk about the items that are there in the income and expenses. Let's talk about one by one all of the assertions that are made as claims by the management about the different items in the income and expense statement. Okay, so let's start with the first, that is, पहले तो हम समय याद ही कर लेते हैं कि किस बात पे हम assertion दे रहे हैं. ठीक है, अगर हमने याद कर लिया, थोड़ी एनालॉजी समझ ली, तो चीज़ों पहले समझ लिया, फिर याद करने का तरीका समझ लिया, फिर एक निमोनिक में आपको दे दूंगी, उसको लेते हुए सारे आइटम्स टिक 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 करते रहेंगे. बट आइटम्स तक जाने से पहले जो बातें मैं नेक्स्ट 5-7 मिनट्स में बोलने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें वो समझ में आ गई तो बैलेंस ऑफ एंटायर इनकम स्टेटमेंट बिकम्स ईजी. जैसे मैं ये प्रोसेस बताऊंगी ऐसे मैं बैलेंस शीट के आइटम्स के बताऊंगी और फिर हम स्पेशल आइटम्स देखेंगे. ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे. असर्शन किस बात का है, क्या क्लेम कर रखा है मैनेजमेंट ने? अकरेंस. ओके, सो बेसिकली आप यहां पर ये चेक कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं, आपने एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कोई गुड्स परचेज करी, आपने कोई गुड परचेज करी, तो आप देखोगे कि रियली में परचेज हुई है या नहीं. परचेज रिकॉर्ड रिप्रेजेंट्स द गुड्स एक्चुअली रिसीव्ड. आपने बोला कि हमने खरीदा है 10,000 का सामान, बट जब एंट्री गेट पे आया तो 8,000 का सामान की रिसीट दिख रही है या 12,000 के अमाउंट की रिसीट दिख रही है, तो वेरीफाई करना पड़ेगा ना. वही तो ऑडिट प्रोसीजर के थ्रू ऑडिटर डिजाइन कर रहा है इस तरीके से कि जो आपने क्लेम किया है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि 10,000 रुपए का सामान खरीदा है, वो 10,000 का है या नहीं. यस, सो द अकरेंस इज बीइंग चेक्ड.
देन कंप्लीटनेस की सारे परचेजेस रिकॉर्ड हुए हैं, कोई अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट तो नहीं है कि अगर पिछले साल से 50,000 का सामान इन्वेंट्री कैरी फॉरवर्ड हुई है और अभी जो सामान रखा हुआ है वेयर हाउस में लेट्स से वो 1.5 लाख का है, इसका मतलब आपने 1 लाख का सामान और खरीदा होगा या फिर आपके पास परचेज रिटर्न आया होगा। जो भी है वो ढंग से क्लासिफाई भी करना पड़ेगा, बट फॉर नाउ वी आर सीकिंग द कंप्लीटनेस की अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड ना हो। अगर हम परचेज ऑफ गुड्स का एग्जांपल ले रहे हैं, कट ऑफ सारे गुड्स जो रिसीव हुए हैं, चाहे वो सामान रास्ते में ही है, वो रेलिवेंट पीरियड में रिकॉर्ड हो रहे हैं, चाहे वो क्वार्टर हो, चाहे वो मंथ हो, चाहे वो ईयर हो। मेजरमेंट, सारे परचेजेस जो हैं वो ढंग से मेजर कर रखे हो, प्रॉपरली वाउचर्स के साथ सपोर्टेड हो। ओके, देन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स आर इन लाइन विद द रेगुलेशन। अगर लॉ बोल रहा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है प्रॉपरली डिस्क्लोजर में होने चाहिए तो होने चाहिए। अगर अमेलगमेशन या कुछ हुआ है वो AS14 पूछ बता के थ्रू हो रहा है, उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए, तो वो दिखना चाहिए। जो लॉ बोल रहा है वो कंप्लाई हुआ हुआ होना चाहिए। ऐसे अगर आप असर्शंस बोल रहे हो कि आप लीगली कंप्लायंट हो, तो ऑडिटर आके वही तो चेक कर रहा है, वही तो वेरीफाई कर रहा है, उसी की ट्रूथफुलनेस पे ही तो, उसकी फेयरनेस पे ही तो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है अपनी रिपोर्ट में ऑडिटर। यस, यही तो कर रहा है ना मेरे बेटे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे असर्शन रिलेटेड टू असेट्स एंड लायबिलिटीज। एग्जांपल लिया हुआ है मशीनरी। तो हमने क्या क्या पीछे देखा था? पीछे हमने देखा था अकरेंस। ओके, सो बेसिकली ये रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमने बात करी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं असेट्स और लायबिलिटीज रिलेटेड बातचीत। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टॉक अबाउट दिस इन अ वाइल। ओके, हम इसके बारे में, मैं इस पे वापस आऊंगी। अभी मैं इस पे लगा रही हूँ, एक मून बना देती हूँ, हम आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, पहले हम बात करते हैं सिर्फ उन्हीं आइटम्स की जो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंस में, बैलेंस शीट के आइटम्स में फिर आएंगे। ओके, जैसे हम इनकम, जैसे आप ऑडिट कर रहे हो इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स का, तो इसको ऐसे एज एन एनालॉजी समझो। जैसे मान लेते हैं द फॉरेस्ट रेंजर इनकम मैप, एक सिनेरियो है। इमेजिन करो कि आप एक फॉरेस्ट रेंजर हो जिसका काम है कि वो फॉरेस्ट की ईयरली इनकम और एक्सपेंसेस को रिव्यू करे कि कितना फ्रूट बना आया और कितना सोल्ड किया। जितना सेल करोगे उतना ही तो पैसा आएगा ना, जितना आपने से, आप जंगल के लेट्स से, जंगल के रखवाले हो, लेट्स से यू आर द रेंजर, फॉरेस्ट रेंजर। ओके, कितना फ्रूट आपने सेल किया तो उससे रेवेन्यू आया होगा। कितना आपने खर्चा किया बीज पर, पानी पर, वर्कर्स पे, दैट इज गोइंग टू बी योर एक्सपेंस। ओके, वर ऑल द एक्टिविटीज रिकॉर्डेड इन द राइट ईयर। पता चल रहा है कोई चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 26-27 में, आपने उसको 27-28 में रिकॉर्ड कर रखा है या 24-25 में रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है, आप चेक करोगे डिड यू इंक्लूड सारी सेल्स और सारी कॉस्ट कर ली है ना, जितने भी रेवेन्यू, जितना भी एक्सपेंसेस सब कर लिया ना, कोई मिसिंग तो नहीं है, मतलब आप कंप्लीटनेस चेक कर रहे हो। डिड यू काउंट द राइट क्वांटिटीज, कोई ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड तो नहीं है। Okay, all the final reports and labels correct for the forest committee, क्योंकि अब आप you are the forest ranger, no, the bug is stopping at you. The fairness and truthness of the income and expenses is being reviewed by you. तो आप चेक करोगे भैया, ऑडिट कमेटी या फॉरेस्ट कमेटी के पास पहुंचाने से पहले आप चेक करोगे कि फाइनल रिपोर्ट्स और लेबल्स ढंग से कैटेगराइज हुए हुए हैं या नहीं, है ना। आपका योर ऑडिट जॉब इज टू वॉक थ्रू ईच एरिया जो मैं अब आपको ए से जी में समझाऊंगी जस्ट इन अ वाइल। ओके, तो आपका कंसिस्टेंट ऑडिट रूटीन होगा। जैसे फॉरेस्ट रेंजर ने चेक किया कि कितना उसका रेवेन्यू आया फ्रूट सेल करके, फ्लावर सेल करके, लेट्स से कुछ ट्री का सामान सेल करके, कुछ लीव सेल करके। जैसे अभी मैं रिसेंटली जिम कॉर्बेट गई थी, तो वहाँ मैंने देखा सफारी राइड पे जब हम गए तो देखा कि ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियों से सिंदूर बनता है। मुझे अभी तक यही पता था कि ये केमिकल से पाउडर बना रहे हैं कुछ, ये पत्तियों से बन रहा है। उस पेड़ का नाम एग्जैक्टली क्या था, कुछ तो अन्नपूर्णा, आई डोंट नो, कुछ तो था, आई डोंट रिमेम्बर। आपको याद होगा तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं।
A to G देखेंगे ना, सारे इनकम एक्सपेंसेस के आइटम देखेंगे, कहाँ से पैसे आए, कहाँ को पैसे गए, कोई पैसे ज़्यादा या कम तो नहीं हमने डाल रखे हैं, और सारे डाल रखे हैं कि नहीं डाल रखे हैं, फिर प्रॉपरली वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हमें फॉरेस्ट कमेटी को वो पहुँचाना भी पड़ेगा, है ना। और सारी क्वांटिटीज राइट है, कोई मिसिंग तो नहीं हो रखी है, और उसी ईयर में रिकॉर्ड हो रखी है जिस ईयर से वो रेलिवेंट है। अगर ये सारी बातें हमें समझ में आ गई है, बिलीव मी, दिस topic is going to become a cakewalk for you. Okay, so how do you remember all of these 6 pointers? Is oh, cute cats make purrs. आपने वो देखा है बिग बैंग थियरी या शेल्डन, यंग शेल्डन क्या बोलती है उसकी मीमो? Sweet kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, purr purr purr. ठीक बोला मैंने? शेल्डन कूपर को ऐसे सुलाते हैं उसकी जब तबीयत खराब होती है, हाँ। तो ये कैट और पर याद कर लो। अगर आपने शेल्डन कूपर देखा नहीं है तो देखने मत चलाना, मैम ने बोला है कि भैया शेल्डन कूपर को देखे हो, बजिंगा। हाँ, अभी फोकस करेंगे पढ़ाई पे, पढ़ ले, जब देख लेना ये सब। मैंने भी, जब मैं कॉलेज में थी हमारे टाइम पे भी होती थी ये सारी चीजें, बट हम तो पढ़ रहे थे, हम तो ग्रेजुएशन और सीएम में साथ में कर रहे थे। बट जब बन जाओगे ना, ऐसा नहीं कि उसके बाद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे, बट वीकेंड्स पे आप एंजॉय कर सकते हो, ऑफिस के बाद आप एंजॉय कर सकते हो, बट एंजॉय करने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा कमाने के लिए करनी पड़ेगी मेहनत। मेहनत जो अभी आप करोगे नहीं तो टीवी देखोगे, तो फिर Catch-22 में फंस जाओगे, वही उसी में घूमते रह जाओगे, है ना। पैसे कमाने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। फिर देखना शेल्डन के ऊपर अभी फोकस करेंगे। ओ क्यूट कैट्स मेक purrs. Okay, for each item you apply occurrence. क्या वो रियली में हुआ? कट ऑफ क्या उसी पीरियड में हुआ जिस पीरियड में डाल रखा है? कंप्लीटनेस क्या सब कुछ इंक्लूड हो गए, सारे इनकम सारे एक्सपेंसेस? मेजरमेंट क्या अमाउंट एक्यूरेट है, कोई ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटेड तो नहीं है? और प्रेजेंटेशन प्रॉपर कैटेगरी में होनी चाहिए, कोई डिस्क्लोजर हो रहा है तो वो होना चाहिए। तो ओ क्यूट कैट्स मेक पर्स। ओ occurrence, C completeness, C cut off, make measurement, P पर्स प्रेजेंटेशन। ओके, दिस इज हाउ यू रिमेंबर। और अगर आपको ये याद हो गया, अक्रेंस, कट ऑफ, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन, अगर आपको ये याद हो गया है मेरे बेटे, देन ऑल द आइटम्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम A to G जो हमारी बुक में, हमारे स्टडी मैट में दी हुई है, ये आपके लिए आसान हो जाएंगी रिकैप करनी। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगी और ये सारे आइटम्स को हम फटाफट से करेंगे A से लेके G तक, ताकि हम बैलेंस शीट के आइटम्स को भी समझ पाए, इसी एनालॉजी और इसी तरीके से मेमोरी ट्रिक से, और फिर वहां पे भी हम भागेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फर्स्ट आइटम चेक कर रहे हैं कि जो भी आप काम करते हैं, जैसे ये फॉरेस्ट रेंजर फ्रूट्स बेच रहा था, ठीक है, कोई चाय वाला चाय बेच रहा है, कोई गद्दे वाला गद्दे बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बनाने वाला वो वाला प्रोडक्ट बना रहा है, तो ऑपरेशन से जो रेवेन्यू है उसको हम चेक कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से क्या क्या आइटम आ जाएंगी, जो भी आपने गुड सेल करे होंगे, जो भी आपने सर्विसेज सेल करी होंगी, कोई और भी अगर आपने तरीके से पैसे कमाए हैं, जैसे मान लेते हैं कोई डिस्काउंट आपने रिसीव कर लिया, कोई बैड डेट चढ़ाया हुआ था बट उसकी रिकवरी हो गई है ना। फॉर फिनेंस कंपनीज रेवेन्यू इज प्राइमरीली इंटरेस्ट इनकम एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। मान लेते हैं बैंक है, तो बैंक पैसे कैसे कमाता है? लोग को उधार देके, जब उधार देता है तो उससे ब्याज आता है, तो वही उनका तरीका है पैसे कमाने का। यस, दिस इज, अगर मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल दे, कोई क्वेश्चन आपको आ जाता है कि बताइए यू आर एन ऑडिटर ऑफ एन XYZ कंपनी या XYZ बैंक, और वहाँ का आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चेक करना है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करना है तो कैसे करोगे? तो आपको OCCMP पॉइंटर्स याद रखने हैं। हमें ये समझ में आता है कि बैंक का जो रेवेन्यू आइटम है या रेवेन्यू आने का तरीका है वो इंटरेस्ट है। यस, हो सकता है कोई फाइन या पेनल्टी हो, बाकी वो कोई फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा भी दे सकता है, जैसे मान लेते हैं वो ब्रोकर बन सकता है, शेयर या जैसे SIP एक्सेट्रा का दे सकता है, तो वहां से कमीशन कमा सकता है। दैट इज हाउ दे विल मेक द रेवेन्यू। तो आप उसके बेसिस पर अकरेंस, कट ऑफ, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन पर बातचीत कर दीजिए एंड यू आर सॉर्टेड।
ओके, यही तो हमने बोला ना, OCCMP, ओ क्यूट कैट मेक्स पर्स। ठीक है, अकरेंस आप चेक करोगे जब ऑडिट प्रोसीजर बना रहे होंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, आप चेक करोगे कि जेन्युइन रेवेन्यू आ रहा है, आप इनवॉइसेस को टेस्ट करोगे, कंफर्म करोगे कि ऑथेंटिक है ना। अकरेंस में यही तो चेक कर रहे थे हम। देन कट ऑफ उसी पीरियड से बिलोंग करता है जिस पीरियड से चढ़ा हुआ है। वेरीफाई करोगे रेवेन्यू जो है सिर्फ वही सेल्स वही सर्विसेज ला रहे हो जो उस पीरियड उस ईयर से रिलेट करता हो, OCC कंप्लीटनेस। इंश्योर करोगे कि सारे रिकॉर्ड्स हों उस पर्टिकुलर ईयर से, उस पर्टिकुलर कट ऑफ टाइम से, जो जिस कट ऑफ टाइम का आप वेरिफिकेशन कर रहे हो। मेजरमेंट इंश्योर करोगे कि जो भी एएस है उससे कंप्लाई हो रहा हो, जैसे AS2 इन्वेंट्री के बारे में बात करता है, इनकम कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, कैसे मैनेज हो रही है, तो जो भी रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो लग रहे होंगे। चेक करोगे प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है डिस्काउंट्स की, टैक्स की, तो लॉजिक लगाओगे। आप DT पढ़े हो, आप IDT पढ़े हो, आप कॉस्टिंग पढ़े हो, आप FM पढ़े हो, आप अकाउंट्स ग्रुप 1 में भी पढ़ के आए हो, अभी भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ऑडिट के साथ, तो आपको बेसिक बातें आती हैं, बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, अब क्या कर रहे हो आप एज एन ऑडिटर। और ऑडिट का बेस्ट बात यह है कि जिस भी सब्जेक्ट के साथ, जिस भी टॉपिक के साथ रिलेट करोगे उस टॉपिक के साथ आप ऑडिट को फिक्स कर लोगे। तो जब आप रेवेन्यू के साथ कर रहे हो बात एज एन ऑडिटर, तो आप चेक करोगे कि अच्छा मैं इसका ऑडिट प्रोसीजर कैसे बनाऊं। मैं चेक करूंगा कि अक्रेंस हुई है, कट ऑफ कैसा है, कंप्लीटनेस है, मेजरमेंट ढंग से हो रखी है और प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो रखी है, और उस रेवेन्यू ऑपरेशन के साथ रिलेट कर देंगे। और यही अगर बैंक होगा तो आपको पता है बैंक का रेवेन्यू इंटरेस्ट से आता है, कोई सर्विसेज दिए उससे आता है, कमीशन से पैसे आ सकते हैं, कुछ फाइन से पैसे आ सकते हैं, कुछ एडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज देके पैसे आ सकते हैं, तो उसके बेसिस पे आप प्रोसीजर बना दोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई और इनकम है, वैसे बताया कि अगर नॉन फाइनेंस कंपनी है एंड या कोई नॉन फाइनेंस कंपनी है तो वहां पर इंटरेस्ट इनकम दैट कैन ऑल्सो बी एन इनकम, राइट। जैसे मान लेते हैं मैं बैंक नहीं हूँ, मैं NBFC नहीं हूँ, मैं एक ऐसी कंपनी हूँ, मैं एक तरीका से एक पैसे तो मैं जो सामान बेच रही हूँ उससे पैसे आ रहे होंगे। आपने कैश फ्लो पढ़ा है, कैश फ्लो में पढ़ा है ना, इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग इनकम, इन्वेस्टिंग इनकम, फिनेंसिंग इनकम, है ना। फिनेंसिंग भी से भी तो पैसे आते हैं, तो फिनेंसिंग से तो ब्याज आ रहा है, ब्याज से भी तो पैसे कमा सकते हो आप, अपार्ट फ्रॉम द इनकम दैट इज ऑलरेडी कमिंग टू यू थ्रू योर ऑपरेशंस, राइट। आप डिविडेंड से पैसे कमा सकते हो, नेट गेन हो सकता है, कोई आपने सेल किया उससे, तो वो पैसे भी आप इनकम में चढ़ाएंगे। तो उसको कैसे आप करोगे, अगेन उसमें भी अकरेंस चेक करोगे, उसमें भी कट ऑफ चेक करोगे, उसमें भी कंप्लीटनेस चेक करोगे, उसमें भी मेजरमेंट करोगे, उसमें भी प्रेजेंटेशन देखोगे। यस, चेक करोगे कि इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड रिसीट्स, इनकम गेन्स हुए हैं, सही है, सब है, अकर हुए हैं। ओके, कट ऑफ देखोगे उसी पीरियड से ही है ना। इंश्योर इंटरेस्ट इनकम एक्सक्लूड अर्न इंटरेस्ट, की अगर इंटरेस्ट 6 महीने का ही है तो पूरे साल का ना डाल रखा हो आपने। वो एक कंप्लीटनेस वेरीफाई करोगे कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रखी है इंटरेस्ट की, डिविडेंड इनकम की, क्योंकि हम अदर इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। मेजर करोगे कि जो इंटरेस्ट है वो एक्यूरेट है, डिविडेंड कैलकुलेशन लेट्स से 12% के हिसाब से रखा है, तो कैलकुलेटर पे जाकर चेक कर लो। दिक्कत है क्या, करना आता है ना अपन को। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर आप चेक करोगे शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वो सही जगह क्लासिफाइड पोजीशन में पहुंचे हुए हो। ठीक है, मान लेते कोई इंटेंजिबल असेट है तो फिर वो अगेन फिक्स असेट के इंटेंजिबल में जाना चाहिए, टेंजिबल में नहीं जाएगा, और शेड्यूल 6 के हिसाब से बैलेंस शीट बन रखी हो अकॉर्डिंग। तो मैं आई एम जस्ट गिविंग यू द अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको बेसिक बातें बाकी सारे सब्जेक्ट्स की एज CMA हु इज प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 2, हो सकता है मोस्ट ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर योर ग्रुप 1, या हो सकता है दोनों ग्रुप दे रहे हो, तो आप पढ़े सब्जेक्ट्स जानते हैं। ठीक है ना, उन सब्जेक्ट से, उन टॉपिक से चीज़ों को रिलेट करेंगे एज एन ऑडिटर। ये बात आपको याद हो गई है, ओ क्यूट कैट्स मेक्स पर्स, अकरेंस, कट ऑफ, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, एंड सॉर्टेड।
ऐसी सारी इनकम एंड एक्सपेंस के सारे आइटम्स को आप ऐसे ही ऑडिट प्रोसीजर बनाओगे। अगर आप परचेज कर रहे हो, मान लेते हैं रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, कोई मर्केंटाइज कोई प्रोडक्ट सामान खरीदे बेचने के लिए एज अ ट्रेडिंग फर्म, तो उसका कैसे चेक करोगे? उसको भी OCC-MP से कर लोगे। ओ से देखोगे, इंश्योर करोगे सिर्फ जेन्युइन परचेजेस रिकॉर्ड हो रखी हैं, पता चल रहा है पर्सनल आइटम की रिकॉर्डिंग भी आपने इन्वेंट्री में चढ़ा रखी है और एक्सपेंस दिखा रखा है, दैट कैन नॉट हैपन, राइट? कट ऑफ देखोगे कि उसी पीरियड से आ रहा है, चेक करोगे सारे परचेजेस रिकॉर्ड हुए हैं, वेरीफाई करोगे कि कैलकुलेशंस, डिस्काउंट्स, टैक्सेस में आपने कर रखे हैं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इंश्योर करोगे कि एज पर द कंपनी टाइप आपने उसे क्लासीफाई कर रखा है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस चेक करोगे, जो भी आप एक्सपेंसेस देते हो एम्प्लॉय में, जो खर्च होते हैं, जो वेजेस देते हो, सैलरीज देते हो, बोनस देते हो, PF देते हो, कोई ग्रेजुटी देते हो, वेलफेयर आपके एम्प्लॉय वेलफेयर कोई प्रोग्राम चल रहा है उसमें आप जो भी पैसे दे रहे हैं उसका भी आप चेक करोगे। OCC-MP अकरेंस चेक करोगे, वेरीफाई करोगे कि सारे एक्सपेंसेस जेन्युइन हैं, पेरोल पे आ रखा हो, पता चल रहा है आपने सैलरीज चढ़ा रखी है 20 एम्प्लॉय की, जब आप वेरीफाई करने गए तो सिर्फ 7-8 एम्प्लॉय हैं, आपके 12 एम्प्लॉय गोस्ट एम्प्लॉय लेकर आए हुए हो क्या? कट ऑफ चेक करोगे, इंश्योर करोगे कि सारे एक्सपेंसेस उस करंट ईयर से ही है, कंप्लीटनेस चेक करोगे कि प्रॉपरली सैलरीज रिकॉर्ड हो रही हैं, अगर कोई PF कटा है तो आपने काटा है तो अपना भी शेयर डाला होगा, ठीक है, फिर डिपॉजिट भी कराया होगा, ऐसे आपने कोई टैक्स काटा है TDS तो वो कटा होगा, फिर वो भी सबमिट कराया होगा। तो आप थोड़ी बातें लॉ के साथ भी यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे, आप पढ़कर आए हो सेक्शन B में फैक्ट्रीज एक्ट, PF, ग्रेचुटी, एक्चुअली EPF एंड मिसलेनियस सारे प्रोविजंस आप पढ़कर आए हैं। यस, मेजरमेंट करोगे कि सैचुरेटरी डिडक्शंस कंप्लाई हो रही है पॉलिसीज के साथ, क्योंकि अब जब आप सैलरीज दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे पॉइंटर्स आ जाते हैं। जैसे ही आप 20 लोगों को से ज़्यादा क्रॉस करते हो, 10 लोगों से ज़्यादा क्रॉस करते हो रेलिवेंट फैक्ट्रीज एक्सेट्रा एक्ट के अंदर, फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इंश्योर करोगे कि प्रॉपरली क्लासिफिकेशन हो रखा है वेजेस का, कंट्रीब्यूशन का, एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और इसलिए जब हमने सेशन चालू किया था और मैंने आपको तीनों टूल्स, तीनों पॉइंटर्स चेकलिस्ट बताई थी कि इन तीनों को आप फॉलो करते हो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हो। यस, ऐसे ही जब आप डेप्रिसिएशन या एमोटाइजेशन करोगे तो डेप्रिसिएशन करोगे फिक्स एसेट जो टेंजिबल है, एमोटाइजेशन उसकी करोगे जो इंटेंजिबल है। सिग्निफिकेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, अगर डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा दोगे है ना तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले कर ही रहा है डेप्रिसिएशन। और ऐसे ही अगर कम दिखा दोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होगा तो आप टैक्सेस ज़्यादा दे रहे होंगे। बट अगेन आप प्रॉफिट इसलिए भी ज़्यादा दिखा सकते हो ताकि आप इन्वेस्टर्स को लॉर कर सको कि आओ आओ मेरी कंपनी में आके पैसे और डालो, राइट? तो यहाँ पर प्रॉपर कैलकुलेशन होनी ज़रूरी है। आप जो भी पॉलिसीज़ हैं, वो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस है, वो टेंजिबल इंटेंजिबल की ढंग से अडेयर हो रही हो, फॉलो हो रही हो, ये चेक करेगा एज एन ऑडिटर। तो अपना प्रोसीजर भी अकॉर्डिंगली OCC-MP पे बनाएगा। अक्रेंस में चेक करेगा कि असेट रजिस्टर हुआ है, उसका डेप्रिसिएशन रेट वैसे ही हो रखा है, उसका मेथड भी वैसे ही लगा रखा है, उसकी कैलकुलेशन भी वैसे हो रखी है जैसे जो भी आपकी पॉलिसीज के साथ तालमेल खाती है। कट ऑफ अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन, जैसे मान लेते हैं आपने कोई असेट खरीदा था इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो उसमें पूरे साल का डेप तो नहीं लगा सकते ना, ठीक है? कंप्लीटनेस देखोगे, सारे डेप्रिसिएशन जो है सारे एलिजिबल असेट्स पे लग रखे हों। मेजरमेंट जो है कैलकुलेशन करोगे कि डेप्रिसिएशन का रेट क्या है। अगर कोई लेट्स से आप स्क्रैप कर रहे हो तो उसकी रेसिडुअल वैल्यू भी होगी, और आप FMS स्कैन में पढ़ रहे होंगे, अगेन मैं इसकी बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर इंश्योर करोगे कंप्लायंस। आप देखो कि ऑलमोस्ट सब में सिमिलर बातचीत हो रखी है। अगर आपको बेसिक पॉइंटर याद हो गए, सिंपल बातें समझ में आ गई, वाउचिंग क्या है, वेरिफिकेशन क्या है, अजर्शन क्या है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ऑडिट का प्रोसीजर कैसे बन रहा है, और अभी हम इनकम एक्सपेंस की सारी बातचीट को किस पैरामीटर से प्रोसीजर बना रहे हैं, यू आर सॉर्टेड टिल हेयर। ऑफकोर्स अभी हमें बैलेंस शीट पढ़नी बाकी है, अभी ऑफकोर्स हमें वो स्पेशल आइटम्स पढ़नी बाकी है। स्पेशल आइटम्स में मैं कोई मिमोनिक के शॉर्ट फॉर्म नहीं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो हमारे पास मिमोनिक या एनालॉजी में लेकर आई हूँ आपके पास इनकम एक्सपेंस की, ऐसी में बैलेंस शीट की भी लेकर आई हूँ। तो इन दोनों में अपन को टेंशन नहीं है, बट लास्ट में 3-4 टॉपिक्स हैं जहाँ पर जो स्पेशल आइटम्स, वहाँ पे एक स्ट्रेट जैकेट रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है अपन के पास।
as an auditor to do the audit procedure. I hope you are understanding what I'm trying to say. Yeah, now let's talk about the finance cost. Finance cost we are majorly talking about जो हमने पैसे में भी ब्याज पे दिए थे, कोई पैसे उधार पे दिए हैं जिसपे हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं, कोई हमारे पास डिविडेंड आ रहा है, बेसिकली फिनेंसिंग से पैसे आ रहे हैं, ठीक है। आपने कोई डेट इंस्ट्रूमेंट रेज किया था, वहां से पैसे आ रहे हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। अब यहाँ पे भी आप OCCMP चेक करोगे, अकरेंस में वेरीफाई करोगे कि इंटरेस्ट पेमेंट्स आई हैं सारे लोन्स की, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की, और अगर दे रहे हैं तो अकॉर्डिंगली दिए रहे हो। बेसिकली यू आर चेकिंग द अकरेंस, उसकी जेन्युइननेस चेक कर रहे हो। कट ऑफ चेक करोगे कि उसी पीरियड से रिलेटेड है जिस पीरियड में आपने लोन दिया है या लिया है, जो भी एक्चुअली कहानी। कंप्लीटनेस में देखोगे, इंश्योर करोगे कि सारे इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रखे हो जो ऑलरेडी अक्रू हो चुके हैं। मेजरमेंट में आप रिकैलकुलेट करोगे मे बी इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट पे है टर्म्स की, अच्छा 100 में से 70 आ गए हैं तो 30 रह गए हैं, तो ऐसे और ऐसे कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर अकॉर्डिंगली शेड्यूल 3 और AS को फॉलो करके हो रहा होगा, और कहीं पे इन गैप का इस्तेमाल हो रहा होगा तो वो हो रहा होगा। इसके अलावा कोई और एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, उनको भी आप वेरीफाई और वाउच करोगे, मतलब प्रॉपर अपना ऑडिट प्रोसीजर बनाओगे एज एन ऑडिटर। जैसे इसमें एक्सपेंसेस में आपके बिजली का खर्चा आ सकता है, तेल का खर्चा आ सकता है, आपके रेंट और एक्सपेंसेस आ सकते हैं, रेंट और रिपेयर्स आ सकते हैं, इंश्योरेंस का खर्चा आ सकता है, ट्रैवलिंग का खर्चा आ सकता है, या कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी इस G पॉइंटर में ले रहे हैं। और A to G ही है हमारे पास जो हम इनकम एक्सपेंस में देख रहे हैं जब हम ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट प्रोसीजर बना रहे हैं आइटम्स का। तो OCCMP अगेन सेम थिंग, अकरेंस में आप वेरीफाई कर रहे हो ऑथेंटिसिटी एक्सपेंसेस की उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ, कि अगर आप बोल रहे हैं इतने का तेल आया मेरा पूरे महीने में, इतने की बिजली का खर्चा है, तो दिखा दो ना, डॉक्यूमेंट्स दिखा दो हमारे को, वेरीफाई हम चेकआउट कर लेंगे अकरेंस को, ठीक है। फिर कम कट ऑफ देखेंगे उसी पीरियड से है या नहीं है, कंप्लीटनेस देखेंगे कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रखी है, ढंग से क्लासीफाई हो रखा है, अंडर द करेक्ट एक्सपेंस हो रखा है, ठीक है। मेजर करोगे कि रीजनेबलनेस आ रही है प्रीवियस डेटा से। जैसे मान लेते हैं पिछले क्वार्टर तक या पिछले साल तक सेम क्वार्टर में 10,000 रुपये खर्च हो रहे थे, इस साल अचानक से 40,000 कैसे खर्च हो गए, समथिंग इज रॉन्ग, वी नीड टू चेक, लेट्स नो डिग डीपर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इंश्योर करोगे कि शेड्यूल 3 से अलाइन है, करेक्टली एक्सपेंसेस क्लासीफाई हो रखे हैं। आपने 1-2 बार इसको पढ़ लिया, बेसिक बातें आप एज स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, एज समबडी एस्पायरिंग CMA अगर समझते हैं, जो बातें मैंने आपको अभी समझाई हैं उसके साथ उसको आपने अपने दिल में उतार लिया है, OCCMP आपका ब्रेन एकदम प्रोसेस कर चुका है, तो A to G आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि बता दीजिए कि एज एन ऑडिटर आप बताइए कि कैसे आप अदर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे या अदर एक्सपेंसेस का ऑडिट प्रोसीजर, तो बता देंगे OCCMP फॉलो करते हुए उनको एक्सप्लेन करेंगे एंड वी आर सॉर्टेड। बट अगर ध्यान रखेंगे कि अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, 14 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, दिस इज द ट्रेंड दैट हैज बीन फॉलोड बाय इन द रीसेंट पास्ट ईयर्स, ठीक है। तो आप 400-500 वर्ड्स में आंसर लिखना पड़ेगा, खाली OCCMP लिख कर नहीं आ सकते, वहाँ समझाना पड़ेगा अच्छा कि एज एन ऑडिटर ये प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं वाउचिंग करूँगा, वेरीफाई करूँगा, ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताऊँगा। सो बेसिकली 400-500 वर्ड्स लिखने हैं, बट ऐसा भी नहीं लिखना कि पूरे चैप्टर को हम एक ही क्वेश्चन में लिख के आ जाए। जो इंपॉर्टेंट बात है, जो एक्चुअली क्वेश्चन पूछा है उसको कहीं नीचे लिखा हुआ है, ऊपर वो कहानियाँ लिख रखी है, डोंट डू दैट ऑल्सो। इससे क्या होगा, एक तो और जो एग्जामिनर है शायद जो आपको रेलेवेंट आंसर यहाँ तक देखे ही ना, ऊपर ही काटा मार दे, और ये भी हो सकता है कि आप क्योंकि इस कहानी में इस आंसर में इतनी लंबी लंबी कहानियां लिख रहे हैं तो आपका बैलेंस पेपर छूट जाए। डोंट डू दैट, बी प्रिसाइज टू द पॉइंट बट इलैबोरेटिव एज एंड व्हेन नीडेड डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, ठीक है। चलो अब चल देते हैं ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स पर। A to G हमारा हो गया, मतलब हमारी इनकम एंड एक्सपेंस बोले तो इनकम स्टेटमेंट आइटम्स की हमने कर ली है ऑडिट की प्रोसीजर की कहानी। अब समझते हैं कि अगर हम बैलेंस शीट को ऑडिट कर रहे हैं, बैलेंस शीट के आइटम्स को ऑडिट कर रहे हैं, तो पहले तो उसका मीनिंग समझते हैं, फिर उसकी एनालॉजी समझेंगे, फिर उसका मिमोनिक दिल में उतारने की कोशिश करेंगे, और फिर सारे आइटम्स को वहाँ पे देखेंगे। वहाँ पे ज़्यादा आइटम्स हैं, चलिए देखेंगे। ये रेफर करता है उस ऑडिट प्रोसीजर को जो कि वेरीफाई कर रहा है
टेस्ट कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है जो भी अमाउंट्स असेट्स और लायबिलिटीज के आपके बैलेंस शीट में चढ़े हुए हैं. दिस रेफर्स टू द ऑडिट प्रोसीजर यूज्ड टू वेरीफाई, test and validate the balances reported under the assets and liabilities on the balance sheet of the reporting date, as of the reporting date. While income statement audit focuses on flow, that is the revenue and expenses, balance sheet audit focuses on the existence, ownership, valuation, proper disclosure of static positions, what the company owns, क्या वो own करती है और कितना उसकी देनदारी है. Owns is the asset, owes is the liability. Yes, owns is the asset and owes is the liability. So before I tell you about the analogy, I would like to read this. जो हमने पीछे चांद बनाया था ना, वहां चलते रहे. Here. जैसे मान लेते हैं असेट एंड लाइबिलिटीज का असर्शन किया है, कुछ क्लेम्स करे हैं मैनेजमेंट ने, मान लेते हैं मशीनरी इज एन एसेट, राइट. तो हम उसका एग्जिस्टेंस जाकर चेक करेंगे, हमारी क्या देनदारी है, क्या लेनदारी है, व्हाट आर माय राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. आई विल चेक दैट. आई विल सी द कट ऑफ अगेन. कट ऑफ जैसे हमने इनकम एंड एक्सपेंसेस में देखा, वैसे बैलेंस शीट में भी उस पीरियड से रिलेट करते हैं देखेंगे. कंप्लीटनेस देखेंगे, वैल्यूएशन अंडर या ओवर तो नहीं रखे, जैसे हमने वहाँ मेजरमेंट के नाम से उसको जाना, और ऐसे ही प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी होना चाहिए. तो वहाँ पे हमने OCC-MP पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पर भी देखेंगे. बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा एज एन ऑडिटर कि हम ऑडिट प्रोसीजर बना कैसे रहे हैं. जैसे आप पहले जाकर चेक करोगे, एग्जिस्टेंस देखोगे कि प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के अंदर ही मशीनरी दिख रही हो, PPE. इन्वेंट्री और PPE पे स्पेशल एम्फेसिस दिया है इस चैप्टर में. ओके, एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड. मशीनरी अगर बोल रहे हैं, बैलेंस शीट का आइटम चेक कर रहे हैं और उसका प्रोसीजर हम बनाना चाह रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं एज एन ऑडिटर, तो पहले एग्जिस्टेंस देख लेते हैं कि वो मशीनरी ढंग से उसी PPE के अंदर चढ़ रखी हो उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर. ओके, राइट और ऑब्लिगेशन, कंपनी ओन करती है, कंट्रोल करती है मशीनरी, कहीं चढ़ा तो अपने असेट में दे रखी है बट पता चल रहा है कि ये तो हायर परचेज कर रखा है या लीज पे लिया हुआ है. दैट शुड ऑल्सो नॉट हैपन, राइट. कट ऑफ देखोगे, सिर्फ परचेजेस और सेल ऑफ मशीनरी उस ईयर की ही इंक्लूड करोगे बैलेंस शीट में. कंप्लीटनेस या अकॉर्डिंगली डालोगे. बैलेंस शीट में तो खैर पुरानी आइटम्स भी होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चलता है. कंप्लीटनेस देखोगे कि सारी मशीनरी जो कंपनी ओन करती है सारी चढ़ रखी है फिनेंशियल स्टेटमेंट. वैल्यूएशन प्रॉपरली करेक्टली वैल्यूड होनी चाहिए, मतलब उस पर डेफ वेप ढंग से लगा होना चाहिए. अगर SLM फॉलो कर रहे हो तो वो हो, WDB फॉलो कर रहे हो तो वो हो. और प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली जैसे भी रेगुलेशंस बोल रहे हैं, जो भी लॉ बोल रहा है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप फुलफिल कर रहे हो. Okay, so the analogy that we are using for the items, for the audit of balance sheet items is, let's talk about, let's say आप कोई म्यूजियम है उसका इन्वेंट्री चेक कर रहे हो, ठीक है. इमेजिन यू आर ऑडिटिंग अ म्यूजियम, वहां पे हम फॉरेस्ट रेंजर बने थे, याद रखना. बैलेंस शीट इज लाइक द फुल लिस्ट ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर्स एंड टेक्सचर्स, क्योंकि म्यूजियम में तो ये सब चीजें होंगी, तो बैलेंस शीट उसी तरीके से मान लो. ईच आइटम को फिजिकली वहां होना पड़ेगा, उसकी एग्जिस्टेंस होनी पड़ेगी. ऐसा ना हो कि म्यूजियम उसे ऑन ही नहीं करता हो. यस, तो आपकी राइट एंड ऑब्लिगेशन में अगर आपकी राइट है, अगर वो आपके एसेट में चढ़ा हुआ है तो आपके पास उसकी राइट होनी चाहिए, उसकी ओनरशिप होनी चाहिए. प्रॉपरली वैल्यू होना चाहिए, ढंग से लिस्टेड होना चाहिए, क्लियरली जिस भी क्लासिफिकेशन में होना चाहिए उसकी प्रेजेंटेशन वैसे ही हो रखी हो. तो कैसे याद करोगे? एग्जाम रिविजन कॉल्स क्लेवर वाइब्रेंट प्रिपरेशन. तो अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एकदम बढ़िया तरीके से क्लेवर वाइब्रेंट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. एग्जाम रिविजन कॉल्स फॉर क्लेवर प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन. ओके, वापस याद करने की कोशिश करते हैं. जैसे हमने वहां पे किया OCC-MP, वैसे यहाँ पे हम याद कर रहे हैं एग्जिस्टेंस, right and obligation, cut off, completeness, valuation, presentation and disclosure. तो exam revision calls clever, vibrant
preparation, existence, EC, exam, revision, R is, what is R? Rights and obligation. CC, cut off completeness, V, valuation, and P, presentation disclosure. Exam revision calls clever, vibrant, preparation. OCCMP, ERCCVP. ठीक है. E says existence, R says rights and obligations, C says cut off, C says completeness, V says valuation, P says presentation and disclosure. ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है. ना लेट्स स्टार्ट विद, अब मैं फटाफट भागूंगी जैसे मैंने आपको पीछे समझाया, इसी तरीके से आई विल टेल. यहाँ पे थोड़े ज़्यादा आइटम्स हैं, वहाँ पे हमने ए से जी तक देखे थे, यहाँ शायद मेरे से नंबर्स A to G गड़बड़ हो गए हैं, तो मैंने बीच में कहीं नंबर्स ABCD हटा दिए हैं. नॉर्मली हम टॉपिक को पढ़ लेते हैं. ठीक है. ऑडिट किसका करना है? प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट का. तो आप क्या करोगे? एग्जाम रिविजन कॉल्स clever, vibrant, preparation. ERCCVP, existence, cut off, completeness, right रह गया. Existence, right and obligation, cut off, completeness, valuation and presentation and disclosure. चेक कर लेते हैं PPE का. ठीक है. आप फिजिकली वेरीफाई करोगे प्लांट को, जो आपकी मशीनरी है उसको, प्रॉपर्टी को. ठीक है. फिजिकली वेरीफाई करोगे, मैच करोगे कि आपके एसेट रजिस्टर से मैच हो रहा है ना. कोई अगर नॉन फंक्शनल एसेट है, ऑब्सलीट है, तो उसे हटाओ. उसको बैलेंस शीट में क्यों चढ़ा रखा है? जस्ट अपने एसेट्स को इन्फ्लेट करने के लिए. ठीक है. फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देखोगे, कंफर्म करोगे ऑनरशिप. क्या अगर आपके पास कोई मशीनरी, कोई प्लांट चढ़ रखा है, कोई मशीनरी चढ़ रखी है, तो आपके पास या तो उसकी डीड होगी या इन्वॉइसेस होंगे. चेक करोगे परचेज अप्रूवल उसी बंदे से हो रखे हैं जो ऑथराइज्ड है. और वेरीफाई करोगे अगर कोई चीज डिलीट हुई है तो. ओके. कट ऑफ, ओनली असेट ओन्ड ऑन द बैलेंस शीट डेट प्रॉपर डेप्रिसिएशन के साथ चढ़ रखी हो, उसी ड्यूरेशन के लिए से 4 महीने पहले खरीदा था, तो आप पूरे साल की डेप्थ तो नहीं लगाए होंगे ना. कंप्लीटनेस चेक, क्रॉस चेक करोगे स्केड्यूल को बुक्स के साथ. वेरीफाई करोगे कुछ नया आइटम आया है क्या, कोई पुराना आइटम आपने बेचा है क्या. वैल्यूएशन देखोगे, इंश्योर करोगे कॉस्ट में से डेप कटा हुआ है, कोई इम्पेयरमेंट हुई है तो वो सबट्रैक्ट हुई है. सिर्फ वही कैपिटल कॉस्ट इंक्लूड होगी जो प्रॉपर इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन वैलिडेटेड है. प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर शो करोगे नॉन करंट असेट में, टैंजेबल असेट के अंदर एज पर स्केड्यूल 3, क्योंकि प्लांट, मशीनरी और प्रॉपर्टी तो वहीं आएगी ना ऊपर बैलेंस शीट में स्केड्यूल 3 के अंदर. या चेक करोगे नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट में नीचे तो वो भी होगा, और वहाँ पे अकॉर्डिंगली आपने जो भी मेथड इस्तेमाल कर रखा होगा, डेप्रिसिएशन का, इन्वेंट्री का, AS2 का, AS18 का लीज कर रखा होगा, या कोई कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड होगा तो AS 16, 17, 18, 19 जो भी AS लग रहे होंगे उसको नोट्स में आपने मेंशन कर रखे होंगे. ओके. देन ऑडिट ऑफ पैटर्न्स एंड कॉपीराइट. तो जैसे हमने वहाँ पे क्लासिफिकेशन की नॉन करंट असेट्स में, फिक्स असेट में डाला, वैसे ही इसको हम इनटैंजिबल में डालेंगे, अगेन नॉन करंट में ही डालेंगे. बट ठीक है ना, जैसे यहाँ नॉन करंट में डाल रहे हैं, इंटैंजिबल में डाल रहे हैं, और वेरीफाई करेंगे नोट्स ऑफ अकाउंट. इसी तरीके से एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कट ऑफ, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, इन सब पे अपनी अपनी टिप्पणी कर देंगे इस पर्टिकुलर आइटम के हिसाब से. जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं इंटैंजिबल असेट्स लाइक पैटेंट्स, कॉपीराइट्स. ओके. तो आप स्केड्यूल चेक करोगे, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट चेक करोगे, क्योंकि अगर आपने ट्रेडमार्क करवाया है, कुछ पैटेंट कराया है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, जेन्युइननेस चेक करोगे ना, कंफर्म करोगे. राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आप वेरीफाई करोगे कि आपकी ओनरशिप है. परचेज अग्रीमेंट है, अगर मान लेते हैं आपने किसी से परचेज किया है और अगर रिन्यू करा रहे हैं, लेट्स से 20 ईयर्स की, अगेन हम आगे गए हुए हैं पैटेंट, तो रिन्यू करवाया होगा आपने. कट ऑफ देखोगे वैलिड पैटेंट है उस डेट पे, करेक्ट एमोटाइजेशन हो रखी है, जैसे हम फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाए थे वैसे यहाँ पे एमोटाइजेशन करोगे. कंप्लीटनेस देखोगे, कोई भी नया आया है, कोई पुराना हटा है, 20 साल लेट से कोई सी पैटेंट को गए तो हटाना पड़ेगा अगर रिन्यू नहीं हो रखा है तो. ठीक है. वैल्यूएशन में से, जैसे वहाँ पे हमने कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया था, वैसे यहाँ पे हम कॉस्ट से एमोटाइजेशन माइनस करेंगे. इम्पेयरमेंट जो अलाउड है. ठीक है. अगर कोई R&D में खर्चा हुआ है तो वो भी डालेंगे.
ओके, एक्सपेंसेस रिन्यूअल ये राइट ऑफ करेंगे एज पर द यूजफुल लाइफ। एसएम इम्पेयरमेंट कर रहे थे, प्रेजेंटेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे भी ERCCVP चालू। एग्जिस्टेंस चेक करोगे, डिटेल शेड्यूल लेकर आओ ताकि आप वेरीफाई कर पाओ कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। चेक करोगे सर्टिफिकेट, जैसे मान लेते हैं आपने कोई शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो लेट्स से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लिया है, कोई कमर्शियल पेपर लिया, तो उसका आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, वो चेक करोगे आप, फिजिकली वेरीफाई करोगे। अगर कहीं पे थर्ड पार्टी कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, फिजिकली जाके वेरीफाई करने की जरूरत है तो करो, ठीक है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कंफर्म करो, अथॉरिटी है क्या आपके पास इन्वेस्ट करने की, MOA में डाल रखा है या नहीं, तो MOA में तो आप पढ़ के आए हो। वहां पे तो आपने एक केस लॉ भी पढ़ा था, रिची वाला, कैरेज, रेलवे कैरेज वाला, याद है या नहीं याद है? खैर चलिए, मैं कंफ्यूज नहीं करती, फोकस करते हैं इस पे। बेसिकली आप देखिए कि आप ऑथराइज हो, और ऑथराइज हो तो उस बंदे से अगर ऑथराइज नहीं हो तो उस बंदे से अथॉरिटी ले रखी है कि इन्वेस्टमेंट हो सकती है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस तो या नहीं हो रहा है ना, अगेन मुझे थोड़ा सा लॉग एंगल लाना पड़ रहा है। ओनरशिप चेक करोगे, एंटाइटलमेंट्स चेक करोगे, क्योंकि आप राइट और ऑब्लिगेशन देख रहे हो ना कि आपकी राइट है। जैसे हमने मशीनरी में देखा था, आपकी राइट है, आपकी ओनरशिप है नहीं, उसकी आपके पास अग्रीमेंट या डीड है, उसी तरीके से हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। लॉजिक लगाएंगे और ERCCVP पे बात करेंगे। इंक्लूड ओनली इन्वेस्टमेंट ओन्ड ऑन दैट डेट, प्री एक्विजिशन इनकम नहीं ले सकते आप। कंप्लीटनेस में एग्जॉस्टिव स्केड्यूल प्रॉपर्ली ढंग से हो रखा हो, वेरीफाई करोगे सारे लेजर्स उस समय जो अवेलेबल होंगे। वैल्यूएशन करोगे, कैपिटलाइज परचेज कॉस्ट, बोनस शेयर्स चेक करोगे, राइट शेयर्स चेक करोगे, जो भी बेसिकली वैल्यूएशन कर रहे हो आप, है ना, स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रखे हैं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, अगेन ये फिक्स एसेट में चला जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म में है तो नॉन करंट फिक्स एसेट में चल जाएगा, और अगर शॉर्ट टर्म है, जैसे मैंने कमर्शियल पेपर के बारे में बात करा, तो वो करंट एसेट में जाएगा ना। यस बेटे, ठीक है। फिनेंशियल एसेट्स में आ रहा होगा, नोट्स टू अकाउंट्स में जैसे भी डलना चाहिए वैसे डला हुआ हो। ऐसे इन्वेंट्री चेक करोगे या स्टॉक एंड ट्रेड, देखो मैंने इस पे अभी दिखाया था आपको, प्रीवियस ईयर आस्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो। ऑडिट ऑफ PPE 4 नंबर क्वेश्चन आया जिसमें मैंने आपको समझाया, PPE आता है ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट वाले आइटम में, तो वहां पर हम एग्जाम रिविजन कॉल्स, क्लेवर, कौन सा, वाइब्रेंट प्रेपरेशन, या उसको उसके अकॉर्डिंगली आप बात कर लोगे। ओके, ऐसी इन्वेंट्री, पीछे चलोगे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, तेरा। यस, तो जैसे क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखे होंगे ना, एक बार रीड लगा रखा होगा, कंसेप्ट तो आपने समझ लिया, इन्वेंट्री का ऑडिट कैसे हो रहा है, ये हम पढ़ने चल रहे हैं, तो इस तरह में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यस, रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस भी अपन के पास, आपसे पूछ नहीं, वेरिफिकेशन और वाउचिंग में तो क्वेश्चन पूछ रखा है, तो 2 नंबर के अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, तो हमारे पास 2 नंबर के MCQs आते हैं एक्चुअली। रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। रिपीटेडली ऐसे सेपरेट नहीं बनाया हुआ है यहाँ पर, ऐसे ऐसे दिया हुआ है कि दोबारा से क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। अगर इन्वेंट्री या स्टॉक इन ट्रेड का आप कर रहे होंगे तो अगेन बैलेंस शीट की आइटम है। बैलेंस शीट के आइटम के लिए हमने ERCCVP याद किया हुआ है, उस पर्टिकुलर आइटम के साथ रिलेट करो। अच्छा, बैलेंस शीट में स्टॉक चढ़ा हुआ है तो हम सबसे पहले जाकर एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक है, रिव्यू कर लेंगे स्टॉक। जैसे मैंने आपको ऑयल टैंकर वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, चेक करोगे कि काउंट करो ना इन्वेंट्री की। अगर आप मान लेते हैं किसी मोर स्टोर या किसी बिग बाजार समथिंग में जाओ, तो एक समय बाद, जैसे 9 बजे के बाद जाओगे तुम, तो उन्होंने बस इतना सा शटर, जैसे मान लेते हैं यहाँ तक शटर है उस शॉप का, उस आउटलेट का, तो यहाँ तक शटर लगा रखा है, सिर्फ इतनी सी जगह छोड़ रखी है। तो आई रिमेम्बर मैं एक बार लेट हो गई थी ऑफिस से आते हुए, आई वॉज वर्किंग दैट टाइम विद एक्सेंचर गुड़गांव,
ठीक है, मतलब मेरा एक्सेंचर कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, पुणे चले गए थे हम, बट आफ्टर 2 years मेरा प्रोजेक्ट गुड़गांव में जो मिल गया था तो मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गई थी। रहती मैं लाजपत नगर थी, उससे मैं दिल्ली अप डाउन करती थी। लेट हो गया घर पहुंचते हुए, तो मोर स्टोर हमारे घर के पास था। ओके, तो इतना सा जगह खुला था, मैंने कहा भैया प्लीज़ दूध का पैकेट दे दो, वरना सुबह कैसे पी कर आएंगे दूध, और स्कूल हमें ऑफिस जाना है, स्कूल बोल रही हूँ, ऑफिस जाना है। तो कहा अभी तो नहीं हम दे सकते हैं, खुली तो है दुकान, दे दो। नहीं, हमारा इन्वेंट्री ऑडिट चल रहा है, तो काउंटिंग होती है एक्चुअली में जाके रियली में, और आप भी उनमें से एक ऑडिटर फ्यूचर में हो सकता है बन सकते हो, बिकॉज CMA इन्वेंट्री ऑडिट पे काफ़ी काम करते हैं। ओके, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही इज देयर इन वन ऑफ द गल्फ कंट्रीज एज एन इन्वेंट्री ऑडिटर इट्सल्फ। तो खाली इंडिया में नहीं, बाहर भी अपन की बहुत डिमांड है। तो ये आपको मोटिवेशन अगर दे रहा है तो ढंग से पढ़ाई करो, आगे बढ़ना है अपन को। खैर चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आप जाकर क्या चेक करोगे, स्टॉक वेरीफाई करोगे, काउंट शीट चेक करोगे, अगर थर्ड पार्टी स्टॉक्स वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट है तो वो भी करोगे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वाउच परचेजेस रिव्यू करोगे, कंसाइनमेंट और या कोलैटरल अगर आपने कंसाइन कर रखा है, लेट्स से आपने कंसाइनमेंट पढ़ा होगा, है ना, अपने अकाउंट में भी पढ़ा होगा, और कोलैटरल जैसे आपने दे रखा है, जैसे सिक्योरिटी दे रखा है कोई आइटम। ओके, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन की अगर रिक्वायरमेंट है अगेन वो भी लोग, जैसे मान लेते हैं बैंक के पास आपने अपना प्लेज कर रखा है कुछ, या हाइपोथिकेट कर रखा है कुछ, बेसिकली अगर ट्राइंग टू सी योर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अगर यहाँ पर कोई लियन क्रिएटेड है, कोई चार्ज क्रिएटेड है, तो वो भी चेक करोगे। ओके, कट ऑफ में इंक्लूड ओनली ओन इन्वेंट्री ऑन दैट डेट, अगर कोई चीज़ बेच चुके हो तो वो इन्वेंट्री में काउंट नहीं होगा ना, या कोई चीज़ खराब हो गई तो नहीं होगी, या कोई रिटर्न आ गया तो वो होगी। Completeness, use idle takes, cross check records, reconcile physical and leisure, match closing adjustment. So basically you are doing everything that is required by you, by an auditor to be done, to see, to check the completeness in context of the stock. वैल्यूएशन चेक करोगे, फीफो कर रहे हो, लीफो कर रहे हो, वेटेड एवरेज कर रहे हो, रॉ मटेरियल चेक करोगे, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश गुड्स कितने हैं, कितना सामान खराब हो गया, कितना ऑब्सोलीट हो गया, कितना डैमेज हो गया, एक कॉस्ट पे कर रहे हो, लोअर या फिर NRV पे कर रहे हो, है ना, ऑब्सोलीट स्टॉक जो है इन दोनों में से लोअर होगा उस पर करोगे ना। तो जो बात है आप ऐसे नहीं कॉस्टिंग पढ़ के वहीं छोड़ दी, हाँ, लो पढ़ के वहीं छोड़ दी, जगह जगह काम आएगा। हाँ चलिए, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर कहाँ करोगे, स्टॉक एंड ट्रेड को करंट असेट में करोगे ऑफ कोर्स, इन्वेंट्री के अंदर करोगे एज पर शेड्यूल 3, और क्लासिफाई करोगे तो कुछ नोट्स में आना चाहिए वो तो। ओके, ऐसे ही लोन्स को ऑडिट करोगे, ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल्स को ऑडिट करोगे। ओके, ऐसे ही आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऑडिट करोगे, शेयर कैपिटल को ऑडिट करोगे। सो वी चेक ऑल ऑफ देयर्स एग्जिस्टेंस, rights and obligations, cut off, completeness, valuation and presentation. Okay, so audit of loans, I want you guys to read it by yourself. ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं यहाँ से वो मैं पढ़ाऊंगी आपको, बाकी आपको मैंने कंसेप्ट यहाँ बता दिया है। आई वॉन्ट यू गाइज इधर टू टेक अ नोट ऑफ दिस, आप इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लीजिएगा, या फिर आप साथ में वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और फिर आगे बढ़िए, बिकॉज सिंस मैं ऑलरेडी आपको कंसेप्ट समझा चुकी हूँ और बहुत सारे हम इंडिविजुअल टॉपिक्स कर चुके हैं, तो ये 2-3 टॉपिक्स जो है वो ईजियर हैं, आप पढ़ सकते हैं खुद। कोई क्वेश्चन आएगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो E and F आई वॉन्ट यू गाइज टू सी बाय योर सेल्फ। आई होप यह दिख रहा है आपको। ओके जी, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि वो एग्जाम में आया हुआ है, तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क हियर। चलिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को चेक करते हैं एज एन ऑडिटर। जब आप ऑडिट प्रोसीजर बना रहे होंगे तो कैसे बनाओगे, पहले हम एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक करेंगे, फिर कट ऑफ चेक करेंगे, फिर कंप्लीटनेस चेक करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे कि वैल्यूएशन सब कुछ सही हो रखी है या नहीं, बेसिकली वैल्यूएशन कर रहे हो, है ना, और फिर प्रेजेंटेशन करोगे। तो एग्जिस्टेंस में आप चेक करोगे, सरप्राइज आगे कैश वेरिफिकेशन कर लो, कोई ऐसा ना हो 10,000 का सामान बिकाओ सारा दिन में, बट 8,000 की इन्वेंट्री मतलब कैश में चढ़ाओ, 2,000 रुपये काउंटर पे जो बंदा बैठा है वो अपनी जेब में डाल के चल दिया, ऐसा ना हो रहा। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे कैश इन हैंड उस दिन रिपोर्टिंग डेट पे। ओके, रफ कैश बुक्स, डेली बैलेंसेस चेक करोगे, जो आपका BRS है
बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वो चेक करोगे, क्योंकि आज तो यूपीआई, फोन पे और एक्सेट्रा हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली कैश काउंटर पे उसकी भी चेकिंग होगी। ओके और बैंक से कंफर्मेशन भी लोगे जस्ट इन केस तो रिक्वायर्ड। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन अगर करनी पड़ेगी तो वो भी करोगे, जस्ट बिकॉज पासबुक में अमाउंट दिखा दिया है किसी बंदे ने, हो सकता है उसने फेक कॉपी निकाल दी हो, खुद ही बना दिया हो प्रिंट आउट, फिर क्या करोगे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में चेक करोगे, कंफर्म करोगे कि कंपनी के नाम पे ही हो जो भी कैश चढ़ा हुआ हो, वेरीफाई करोगे बैंकर का कंफर्मेशन, हो सकता है डिपॉजिट सर्टिफिकेट के थ्रू आप चेक करो। कट ऑफ उसी रिपोर्टिंग डेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कंप्लीटनेस 100% वेरिफिकेशन करोगे बैंक अकाउंट्स का, इंश्योर करोगे कि सारे कैश मतलब बेसिकली जो कैश ट्रांजैक्शन हो रखे हो वो रिकॉर्ड हो रखे हो। वैल्यूएशन अगर फॉरेन करेंसी बैलेंस है तो उसे रिकैलकुलेट करोगे प्रॉपरली करेक्ट एक्सचेंज रेट्स पे। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एएस फॉलो हो रखा हो, स्केड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट फॉलो हो रखा हो, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, तो पार्ट स्केड्यूल 3 पार्ट 1 आ जाएगा। ठीक है। अब शेयर कैपिटल पर भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसको लाइटली लेना नहीं है हमको, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। ईआरसीसी वीपी तो अब तक दिल में एकदम घुट चुका होगा, दिल में उतर चुका होगा। आइए देखेंगे, अगर हम शेयर कैपिटल को ऑडिट कर रहे हैं तो क्या करेंगे। सबसे पहले रिकनसाइल करोगे ओपनिंग और क्लोजिंग शेयर कैपिटल, ठीक है। बेसिकली BF&CD कैरी फॉरवर्ड जो हुआ होगा या ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ होगा, ठीक है। न्यू इश्यूज देखोगे, अगर कुछ बायबैक हुआ है, कोई प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हुआ है, वो चेक करोगे। ओके, बिकॉज दिस इज योर शेयर कैपिटल राइट। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वेरीफाई करोगे, कंपनीज एक्ट और सेबी की रेगुलेशन फॉलो हो रही हो। कंफर्म करोगे कि जो ऑथराइज लिमिट है एज पर योर MOA क्लॉज पड़ा होगा ना आपने, शेयर कैपिटल क्लॉज, यस, उसके अकॉर्डिंगली है। बोर्ड और शेयर होल्डर से रेलिवेंट अप्रूवल्स आ रखे हैं। चेक करोगे अगर कोई स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं, राइट और इशू हो रहा है, बोनस शेयर्स के थ्रू कुछ हुआ है, वहां से कुछ पैसे आए हुए हैं, अगेन ऑल ऑफ इट नीड्स टू बी फर्स्ट चेक्ड एंड अलाइंड। ओके, कट ऑफ देखोगे कि रिपोर्टिंग डेट के अकॉर्डिंगली ही है। कंप्लीटनेस देखोगे सारे कैपिटल चेंजेस रिकॉर्ड हुए हैं, उसकी ढंग से जर्नल एंट्रीज हुई हुई हैं, ढंग से लेजर्स में चढ़े हुए हैं, ढंग से अगेन अगर ट्रायल बैलेंस बना रखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रखी है, वहाँ चढ़ रखा है, बैलेंस शीट में ऑफकोर्स लेजर्स से प्रॉपरली मैच होने चाहिए। वैल्यूएशन देखोगे कि प्रोसीड जो पैसे आए हैं इश्यू करके, पैसे आए ना, प्रोसीड्स हैं, उसकी एक्यूरेसी चेक करोगे। अगर कोई प्रीमियम हुआ है, कोई डिस्काउंट हुआ है, कोई अंडर राइटिंग कमीशन गई है, ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर ऑथराइज्ड है, इश्यूड, सब्सक्राइब, तीनों सारे शेयर कैपिटल ढंग से डिस्क्लोज हो रखे हो। ऐसे नहीं खाली शेयर कैपिटल में ऊपर चढ़ा दिया लाइबिलिटी के ऊपर या रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर। इट हैज टू प्रॉपर्ली कैटेगराइज प्रॉपर्ली, जैसे स्केड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का बोल रहा है, आपने वैसे ही बैलेंस शीट में चढ़ाया हुआ होना चाहिए। इमेजिन कर पा रहे हो मेरे से, कर पा रहे हो ना, तो चमका चमका लिखते चले जाना, ठीक है। प्रोवाइड रिकंसिलिएशन शेयर होल्डर राइट, मेजर शेयर होल्डर्स, कन्वर्टेबल शेयर सिक्योरिटीज, अनपेड कॉल्स, फॉरफिटेड शेयर्स, प्रमोटर्स होल्डिंग, जैसे स्केड्यूल 3 बोल रहा है, इन सबको ढंग से क्लासिफाई करना है। अगर 10 रुपए के शेयर में 7 रुपए कॉल्ड है तो भी अनकॉल्ड है ना 3, या अनपेड है 3, अगर मान लेते हैं आपने कॉल कर लिया है तो। अगर कोई शेयर्स फॉरफीट करें, और प्रॉपर शेयर्स पे तो आपने चैप्टर पढ़ा है, उस पर तो आप बना रहे हैं, एंट्रीज भी डाल रहे हैं, ठीक है, जर्नल एंट्रीज भी डाल रहे हैं। कोई और इक्विटी है अगर, ठीक है, कोई और इक्विटी है अपार्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल, कहीं और से इक्विटी आ रखी है, तो उसको कैसे करोगे, अगेन ERCC VP से करोगे। एग्जिस्टेंस चेक करोगे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देखोगे, वेरीफाई करोगे कोई प्रीमियम्स हो रखे हैं, कोई डिस्काउंट्स हो रखे हैं, कोई सरप्लस है, प्रॉपर ऑथराइजेशन से हो रखा हो, जैसे एक्ट बोल रहा है, जैसे लॉ बोल रहा है, वो कंप्लाई हो रहा हो, परमिटेड पर्पसेस के लिए ही पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, पता चल रहा है गोवा वाले बीच में चले गए हैं लोगों से पैसे लेकर। कट ऑफ रिपोर्टिंग डेट के साथ ही हो, सारे रिजर्व्स ढंग से चढ़ रखे हो। वेरीफाई करोगे कि डिविडेंड जो है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली यूज हो रहा हो, और डिविडेंड पे अपने प्रॉपर चैप्टर पढ़ा है अगेन शेयर्स क्योंकि पढ़ रहे हो आप अकाउंट्स में। प्रेजेंटेशन शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हो रही है, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट्स पे ढंग से चढ़ रही है। अगर कोई ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट है तो वो डिस्क्लोज होना चाहिए। अगर कोई बैलेंस शीट PNL का नेगेटिव बैलेंस है
तो वो ढंग से चढ़ा होना चाहिए और डिटेल नेचर अमाउंट होना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, इसको ढंग से पढ़िएगा। आप लिख भी सकते हैं अगर आपने ये नोट्स परचेज कर लिए हैं वेबसाइट से, ऐप से जाके, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करे हैं इवन नो प्रॉब्लम, आप आराम से खुद भी बना सकते हो। आपके पास मैं इतना समय देती हूँ, बहुत बार मैं साइड हो जाती हूँ जाके, आपको कंटेंट दिखता रहे, तो आप खुद के नोट्स बना भी सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बोरोइंग्स के बारे में। बोरोइंग्स अगेन लाइबिलिटी आइटम है और बैलेंस शीट में आएगी, तो इसका भी आरसीसी वीपी करेंगे। एग्जिस्टेंस में आप देखोगे लोन शेड्यूल, एग्जिस्टेंस चेक करोगे। अगर आपने लोन ले रखा है तो उसका क्या शेड्यूल है, पेमेंट कैसे होनी है, रीपे कैसे हो रहा है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है तो कैसे जा रहा है, कितना अमाउंट जा रहा है, क्या इंटरेस्ट है, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अग्रीमेंट में क्या है, लेंडर कन्फर्मेशन क्या, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अगर आपका एमओए अलाउ होना करना चाहिए आप अगर कोई बोरोइंग कर रहे हो तो, है ना। अगर कोई चार्ज क्रिएट हुआ है दैट्स एन ऑब्लिगेशन। फिक्स्ड है कि फ्लोटिंग चार्ज हुआ है। कंप्लीटनेस देखोगे, कोई रीपेड लोन तो चढ़ नहीं रखा आउटस्टैंडिंग में। ठीक है, बोर्ड ऑफ मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग चढ़े हुए हो, दैट्स योर, दिस इज हाउ विल मेक द कंप्लीटनेस वेरीफाइड एज एन ऑडिटर। ओके, वैल्यूएशन देखोगे कंसिस्टेंट है अकाउंटिंग के साथ, प्रॉपरली पेमेंट्स इंटरेस्ट की जा रही हो, अगर एमोटाइज के ड्यूल्स हैं तो वो भी होगा, अगर इंटेंजिबल्स हैं तो। ओके, प्रेजेंटेशन देखोगे नॉन करंट है कि करंट मेच्योरिटी है, अकॉर्डिंगली वो बैलेंस शीट में चढ़ा होना चाहिए, करंट में या नॉन करंट में। डिस्क्लोज रिस्ट्रिक्टिव कॉन्वेनेंस या चार्ज ऑन असेट मान रखा है, अगर मान लेते हैं कि जब बैंक से आपने लोन लिया था तो उन्होंने बोला था कि इससे ज़्यादा का डेट नहीं होना चाहिए, तो फिर उससे ज़्यादा का आप किसी भी तरीके से डेट नहीं कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है ना जब आप लोन ले रहे हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शंस का आपको अकॉर्डिंगली डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन अपनी बैलेंस शीट्स में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेड पेएबल्स, ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स मैंने आपको खुद बोला है पढ़ने के लिए, ऐसे मैं चाहूँगी कि ये भी आप खुद पढ़िए। ओके, आई एम मेकिंग इट अ स्टार, यू रीड दिस। सेम ही है, ईआरसीसी वीपी पे भी बात कर रहे हैं, बट आई वांट यू गाइस टू टेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, ऐसी बिल्स पेएबल आप देखेंगे। अब ये वाला आइटम जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस पे हम थोड़ा समय लगाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है, और यहाँ पे हम एक ना तो हम OCC MP इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही हम यहाँ पर ERCC VP इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेशल आइटम्स है, इसलिए ध्यान से मुझे सुनेंगे कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन का ऑडिट कैसे होना है। जैसे ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में चेंज अगर हो रहा है, अब अगर चेंज हो रहा है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करना चाहिए ना आपको। इंटरनली चीज़ें चेंज हो रही हैं तो अलाउ होना चाहिए। उसके लिए वेरीफाई करोगे बोर्ड मीटिंग में क्या बोला, जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन पास हुआ है नहीं। अब अगर यहाँ पे आपने लॉ नहीं पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट हो जाएगा। लॉ पढ़ा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 आप जानते हैं, दिस इज सॉर्टेड। ओके, कंफर्म करोगे एमओए एओ में चेंज हो गया होगी, ऑल्ट्रेशन तो अलाउड है। यस, चेक अगर शेयर होल्डर वोटिंग परसेंटेज इफेक्ट हुई है क्या इस चेंज से, जो आपने ऑल्ट्रेशन किया है, तो क्योंकि फिर उनका कंसेंट चाहिए होगा। अगर आप उनको जाने को बोल रहे होंगे तो अकॉर्डिंगली आपने उनको पैसे एटसेट्रा दिए होंगे। इंश्योर करोगे शेयर का न्यू डिनोमिनेशन आ गया हो, और शेयर का जो न्यू डिनोमिनेशन है वो ₹1 से ज़्यादा होना चाहिए। ये हो सकता है अगर मैं आपको पेपर बना रही होती तो मैं तो यहाँ से आपसे MCQ पूछ लेती। ये तब बढ़िया टॉपिक है। ओके, वेरीफाई करोगे अकाउंटिंग एंट्रीज को, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जो शेयर होल्डर्स चले गए हैं या कुछ नया आ गया है, जो भी चेंजेस हुए हैं, ऑल्ट्रेशन हुए हैं, वो प्रॉपरली चढ़े होने चाहिए। दिस इज हाउ यू ऑडिट दिस आइटम। अब ये एक टॉपिक है जो अपार्ट फ्रॉम द समरी नोट्स, जो लोग क्लास में एनरोल्ड हैं उनके पास तो प्रॉपर डिटेल्ड नोट्स हैं, बट जो बच्चे क्लास में एनरोल्ड नहीं है, जो समरी नोट्स के थ्रू ही पढ़ रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगी ये वाला एक टॉपिक है। आपको शायद 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, आप अपने बुक से स्टडी मैट से इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाएंगे। और अगर स्टडी मैट से नहीं पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट स्कैनर से 100% पढ़ कर जाएंगे। ओके, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। अगर बोनस शेयर्स इश्यू करते हो सेक्शन 63 के अंदर, अगेन आप देखो कि AONO से ऑथराइज कर रखा है, प्रॉपर बोर्ड मीटिंग हुई होगी, मेंबर से अप्रूवल आया होगा, इंश्योर करोगे सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स, कोई बोनस शेयर्स मिलेंगे, पार्टली पेड वालों को तो मिलते नहीं। अगेन ये लॉ भी बोलता है, आप ऐसा अकाउंट्स में भी पढ़े हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स यूज़ नहीं होने चाहिए। चेक करोगे कि कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो रखा है, डेट में एम्प्लॉय की तरफ से कोई ड्यूज तो नहीं रहते हैं।
कंफर्म करोगे बोनस जो है वो इश्यू नहीं होने चाहिए एज सब्सटीट्यूट फॉर डिविडेंड की भैया हम तो मुनाफे में से पैसे नहीं दे सकते इसलिए हम आपको नए शेयर्स इशू कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मेरे बच्चे, और इनको आपको 2 से 3 बार पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ये हम समझ तो रहे हैं बट दिस इज लॉ, दिस इज हाउ इट हैपेंस, दिस इज हाउ द रियलिटी इज, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, याद कर लेना। कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, कमेंट पे भी बात कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसको 2 से 3 बार पढ़िए। आपको लगता है कि टॉपिक या कोई याद नहीं हो रहा तो उसे लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, बट ये स्पेशल ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स अगर स्प्लिट हो रहे हैं तो अगेन देखोगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको अलाउ करनी चाहिए, बोर्ड मीटिंग हुई होगी, रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, एमओए में रेलेवेंट चेंजेस दिख रहे होंगे, वेरीफाई कर लोगे अकाउंटिंग और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से भी। अगर री इश्यू करें कोई फॉरफिटेड शेयर्स, अगेन बोर्ड से अथॉरिटी आनी चाहिए, बोर्ड कैसे अथॉरिटी होनी चाहिए, एओए में लिखा होगा, बोर्ड का रेजोल्यूशन होना चाहिए री इश्यू करने के लिए जो शेयर्स ऑलरेडी फॉरफिट कर चुके। कंफर्म करोगे कि एटलीस्ट पार वैल्यू पे तो मिले। अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे हैं तो कैपिटल रिजर्व में डलने चाहिए, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ऑडिट के एंगल से भी अकाउंट्स के एंगल से भी, और दोनों का सब्जेक्ट सेम है, पेपर 10 या चेक करोगे कंप्लायंस हो रही है एज पर सेक्शन 53, अगर री इश्यू हुए हैं डिस्काउंट पर, जो भी लॉ बोल रहा है फॉलो होना चाहिए। अगर डिबेंचर्स इश्यू हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट है, कन्वर्टेबल भी हो सकता है, नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकता है। अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है मतलब डेट्स इक्विटी में शिफ्ट हो सकता है, हाइब्रिड है अगर, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और कोई वोटिंग राइट्स नहीं जाती डिबेंचर्स के साथ, दिस इज नॉन, तो हम क्लास 11 में पढ़ के आ गए थे, इसमें कुछ नया नहीं बता रहे हैं। सिक्योर डिबेंचर्स हैं तो उनको लीगल कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। वेरीफाई करेंगे प्रोस्पेक्टस प्रॉपर्ली रजिस्ट्रार के पास पहुंचा हुआ हो, कैश बुक और एप्लीकेशन रिकॉर्ड्स अमाउंट रिसीव से मैच होने चाहिए, लोगों से आपने पैसे दिए लिए हैं तो चढ़ेंगे ना, उसके अमाउंट दिखने पड़ेंगे ना, एज ऑडिटर आपको ये चेक भी करना पड़ेगा। डिबेंचर ट्रस्टी चेक करोगे, उसकी कंडीशन चेक करोगे, इंश्योर करोगे कि मॉर्गेज चार्जेस, क्योंकि डेट है तो मॉर्गेज चढ़ाओ, चेक करोगे कि सेबी ने जो लॉ बना रखे हैं कंप्लायंसेस वो मीट हो रहे हैं व्हेन यू आर इशूइंग डिबेंचर्स। ओके, रिव्यू करोगे कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिबेंचर्स इश्यूड एट परचेज कंसिडरेशन, जो भी पैसे लिए उसके कॉन्ट्रैक्ट बने होंगे ना। या पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आप सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट डेप्रिसिएशन के बाद जो मिला है उसी से दोगे आप डिविडेंड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड पास्ट प्रॉफिट्स से दे सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ना, हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में लॉ में। अगेन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फंड्स अगर कोई है उससे डिविडेंड जा सकता है। रिजर्व्स के पास में ट्रांसफर करना पड़ेगा कंपनी को कुछ परसेंटेज, जैसे कि लॉ ने बता रखा है डिक्लेयर डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले। डिविडेंड फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पास 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम विड्रॉल 10% पेड अप शेयर कैपिटल की या और फ्री रिजर्व भी लाकर हो सकती है। ये लर्न करना, रट्टा मारना है इसको, यू हैव टू लर्न दिस, लर्न दिस, लर्न दिस, और लर्न करके कमेंट बॉक्स में सब बच्चे ये पूरा का पूरा सारे पॉइंटर्स जो भी रिक्वायर्ड है, डिविडेंड अगर आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दे रहे हो कौन कौन से पॉइंटर्स है वो 100% ऐसे के ऐसे याद करके लिखने हैं। प्रॉमिस बोलो लिखोगे, लिखने हैं बेटे, ठीक है। सेट ऑफ करंट और पास फॉर लॉसेस पहले आप करोगे, जो भी लॉसेस आज के पहले के उसे पहले सेट ऑफ करोगे, फिर बचे हुए पैसों में से डिविडेंड दोगे। ऐसे नहीं कि पिछले लॉसेस तो आपने सेट नहीं करे और लोगों को मुनाफे में पैसे दे रहे हैं, नहीं भैया, लोग को नहीं, ओनर्स ही तो है, मुनाफा भी इनका, नुकसान भी इनका, नफा भी इनका, नुकसान भी इनका। रिजर्व जो है इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आफ्टर विड्रॉल, लेस देन एक्चुअली। ठीक है, अगर इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो तो बोर्ड से डिक्लेयर होगा, अवेलेबल प्रॉफिट में से होगा। अगर करंट ईयर में लॉस है तो पास 3 साल के एवरेज से ज्यादा का इंटरिम डिविडेंड नहीं हो सकता, लर्न करना पड़ेगा। डिविडेंड पेमेंट प्रोसीजर क्या है, आपको 5 दिन के अंदर अंदर जिस दिन डिक्लेयर किया उस बैंक में पैसे जमा कराने पड़ेंगे, सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को ये पैसे मिलेंगे। चेक के थ्रू, वारंट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के थ्रू पैसे भेजे जा सकते हैं। बट रिस्ट्रिक्शन क्या है, कोई भी कंपनी जिसने डिपॉजिट रूल्स फॉलो नहीं करे हैं वो डिविडेंड नहीं दे सकती। नो डिविडेंड इफ कंपनी हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द डिपॉजिट। ओके, अगर अनपेड डिविडेंड है तो उसको 30 दिन
के बाद आफ्टर 30 डेज प्लस 7 डेज ट्रांसफर करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा ऑनलाइन 90 डेज के अंदर अंदर कि ये हमारा अनपेड डिविडेंड है, और 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो भी डिले हुआ है ट्रांसफर। मान लेते हैं 10 दिन के हिसाब से डिले हुआ है तो 10 दिन के हिसाब से आपको परसेंटेज 12% के हिसाब से देनी पड़ेगी। ठीक है। अनपेड डिविडेंड क्लेम फॉर 7 ईयर्स, अगर 7 साल से ज़्यादा का मतलब आपने पैसे दिए तो बट किसी ने लिए ही नहीं, अनक्लेम है, अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इट विल बी ट्रांसफर टू IEPF। और इसके बारे में पहले भी बात करी है, इसके बारे में आपने लॉ में भी बात करी है। शेयर होल्डर्स कैन अप्लाई टू रिक्लेम फ्रॉम IEPF। मान लेते हैं कि किसी बंदे ने अनक्लेम रखा, अपना अमाउंट दिया नहीं, ठीक है, और 7 साल हो चुके हैं, अब मेरे को याद आया कि मेरे को पैसे लेने हैं मेरे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिंपली जाके IEPF से ले लूँगी। ठीक है, ऐसी बैंक में भी होता है, अगर बहुत दिनों तक अकाउंट ऑपरेटिव नहीं होता तो वो भी इसी फंड में ट्रांसफर हो जाता है, फिर आप ले लेते हो। ओके। पेनल्टीज हैं, अगर आपने डिविडेंड पे नहीं किया तो डायरेक्टर को 2 साल तक की सजा हो सकती है और हर एक दिन का 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, और कंपनी को 18% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। अगर IEPF में आपने ट्रांसफर नहीं किया अनक्लेम्ड अमाउंट को तो कंपनी को 1 लाख रुपये प्लस 500 रुपीज़ पर डे, जो मैक्सिमम 10 लाख तक जा सकता है, और हर एक ऑफिसर जो भी इंचार्ज था IEPF में ट्रांसफ़र करने के लिए अनक्लेम्ड अमाउंट को, उसको 25,000 रुपये जुर्माना प्लस 100 रुपये पर डे, जो मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकता है। क्या ये लर्न करना है? जी हाँ, ये लर्न करना है। ओके। तो आप जब भी डिविडेंड रिलेटेड बातें कर रहे होंगे तो आप AOA चेक करोगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आप बोर्ड का रेजोल्यूशन आपको फाइल चाहिए, मतलब अप्रूवल चाहिए होगा, इंश्योर करोगे डिविडेंड कैलकुलेशन ढंग से हो रखा है, प्रॉपरली बैंक में डिपॉजिट करना है, राइटफुल शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करना है, कोई अनपेड डिविडेंड है तो उसको डालना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा अगर अनक्लेम्ड है तो, और इरेगुलरिटीज अगर कोई है तो उसको रिपोर्ट करना होगा। सिंपल। इस पूरे प्रोसेस को याद करने में एफर्ट ज़रूर लगेंगे, बट छोटी सी टिप्स है मेरे पास आपके लिए, वो है कि आप कीवर्ड्स पे फोकस करो, जैसे कि ये लिखने पड़ेंगे एग्जाम में। ठीक है। प्रोसीजर के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो चीज़ों को, जैसे पहले अप्रूवल आएगा, फिर कैलकुलेट करोगे, फिर डिपॉजिट करोगे, फिर पे करोगे, फिर रिपोर्ट करोगे, कोई इरेगुलरिटीज है। पेनल्टीज आपको याद करनी पड़ेगी, सेक्शन 124, 127 और की नंबर, जैसे कि 7 साल, 30 दिन प्लस 7 दिन, 12% इंटरेस्ट, 18% इंटरेस्ट, याद करना पड़ेगा। ठीक है। आई होप यू आर एबल टू ऑल अंडरस्टैंड दिस। और इस पूरे का ऑल ऑफ एंटायर स्पेशल ट्रांजैक्शंस का मैंने समराइज मैनर में आपको ये दिया हुआ है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आप दीपक क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और लॉ बाय CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको ये वाले नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए, विद दिस गाइस 7.4 इज डन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। वहाँ पे हम 7.5 और 7.6 साथ में करेंगे, उसके साथ यूनिट 7 हो जाएगा डन। फिर हम यूनिट 8 को 1 या 2 दिन देंगे जैसे भी रिक्वायर्ड होगा, और फिर हम यूनिट 6 पे पहुंचेंगे। ठीक है। चलिए गाइस, विद दिस आई विल टेक योर लीव, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय।